वो एक नॉवेल के अंदर इसेकाई हो गया। न हीरो बनकर न विलन बल्कि एक बैकग्राउंड इंस्ट्रक्टर बनकर। उसे एक शांत लाइफ चाहिए थी और उसका एक ही गोल था कि वो किसी की नजर में ना आए। पर टैलेंट छुपता नहीं है। फ्यूचर लेजेंड से भरे स्कूल में वो सबसे बड़ा डेंजर बन चुका है। क्या एक सोर्ड इंस्ट्रक्टर स्पॉटलाइट से दूर रह पाएगा जब वो गलती से खुद मेन कैरेक्टर बनता जा रहा है? चलो देखते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट ली मकचैन से, जो अपने एक जान पहचान वाले को कॉल करके फिर से 1 लाख वान उधार मांग रहा है। वो समझता है कि ये गलत है, पर वही एक है जिस पर वो रिलाई कर सकता है। उसने पिछली बार सब पैसे सही से वापस कर दिए थे, है ना? इस बार भी वो 15 तारीख तक पक्का लौटा देगा। वो माफी मांगता है और शुक्रिया अदा करते हुए अपना अकाउंट नंबर भेजने की बात करता है। इस बात के बाद एमसी सोचने लगता है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। आप जानते हैं ना उन लोगों को जो हर काम में फेल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग सोचते हैं कि चलो कम से कम मेरी हालत इस बंदे से तो अच्छी है। वो एक नॉवल राइटर है, पर मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। एक 29 साल का लड़का जो रेंट देने के लिए दोस्त से पैसे मांग रहा है। ये है हमारी रियलिटी। अपने हाथ चेक करते हुए वो कहता है कि लगता है वो 1 महीना और सरवाइव कर जाएगा। जब वो अपने लेटेस्ट नॉवल के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ता है तो उसका मूड खराब हो जाता है। वो बोलता है कि ये सब फोरशैडोइंग है। रीडर्स को बस आगे पढ़ना चाहिए। क्या उन्हें लगता है नॉवेल लिखना इतना आसान है? हालांकि रीडर्स की कोई गलती नहीं है, पर वो चाहता है कि काश उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। काश वो किसी नॉवेल में रीबॉर्न हो सके और पावरफुल बन जाए। अचानक प्रोटैगनिस्ट की नाक से खून निकलने लगता है और वो टिश्यू ढूंढने लगता है। तभी किंग ऑफ हेल उसके सामने आता है, हाथ में टिश्यू का बॉक्स लिए, और पूछता है कि क्या उसे इसी की तलाश थी। एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है और शुक्रिया बोलकर आसपास देखने लगता है। किंग ऑफ हेल बोलता है कि तुम मकचैन हो, 29 साल के नॉवेलिस्ट जिसकी मौत ओवरवर्क की वजह से हुई। उसे मिलकर खुशी हुई। वो चीफ डेविल है, दूसरी दुनिया का सुप्रीम जज, ग्रेट किंग ऑफ हेल। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज होकर फिर से पूछता है कि उसने क्या कहा। किंग ऑफ हेल समझाता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, पर वो बहुत लकी है। प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है, क्योंकि लकी शब्द उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना था। किंग ऑफ हेल बताता है कि उसका ऑर्डिनल नंबर 7,777,777 है, जो एक लकी नंबर है। रिवॉर्ड के तौर पर वो उसे एक विश देगा, पर हाँ, भगवान जैसी अजीब विशेस पूरी नहीं होंगी। एमसी स्माइल करता है और कहता है कि ये सब बहुत अचानक हुआ। वो एक नॉवेल खत्म कर रहा था, और अगर वो ऐसे मर गया तो रीडर्स एंडिंग नहीं पढ़ पाएंगे। किंग ऑफ हिल गुस्से में बोलता है कि वो उसका सब्र ना आजमाए। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाकर कहता है कि उसे उसके नॉवेल की दुनिया में रीबॉर्न कर दिया जाए। किंग ऑफ हिल हंसता है और वजह पूछता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वहां उसकी एक हैरम होनी चाहिए। किंग को ये मजाक लगता है। वो पूछता है कि क्या कोई नॉवेल है जिसमें वो जाना चाहता है। किंग ये भी साफ कर देता है कि वो उसे उसके खुद के लिखे नॉवेल में नहीं भेज सकता। एमसी हैरान होता है कि उसे ये कैसे पता चला। अगर वो अपने ही नॉवेल में चला जाता तो वो भगवान जैसा ही होता। उसे एक बुक याद आती है जिसके बारे में वो सब तो नहीं, पर कुछ हिस्से जानता था। उस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट काफी सुकून से रहता है। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाकर कहता है कि उसे बिकेम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हंटर स्कूल नाम की बुक में जाना है। वो इस नॉवेल को चुनता है। किंग ऑफ हेल पूछता है कि क्या वो सच में नॉवेल के अंदर रहना चाहता है। ये एक मजेदार विश है। स्पेशल गिफ्ट के तौर पर वो उसकी 2 छोटी रिक्वेस्ट्स और पूरी करेगा। एमसी खुश हो जाता है और अपनी पहली रिक्वेस्ट बताता है कि उसे मेन स्टोरी शुरू होने से 2 साल पहले भेजा जाए। उसे याद है कि ओरिजिनल नॉवल में कहानी हाई स्कूल से शुरू होती है, पर उसका बुरा वक्त मिडिल स्कूल के आखिरी 2 साल में शुरू हुआ था। अगर वो प्लॉट शुरू होने से पहले बदलाव कर दे तो उसके लिए काफी आसानी होगी। किंग ऑफ हेल कहता है कि ये बहुत अच्छा है। वो उम्मीद करता है कि वो वहां खुशी से रहेगा। दूसरी रिक्वेस्ट के बारे में पूछने पर प्रोटैगनिस्ट टेलीपोर्ट होते हुए जल्दी में चिल्लाता है कि उसे हैंडसम बना दिया जाए। दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटीज को मिक्स करके उसे एक सुपर हैंडसम इंसान बना दो। इतना बोलते ही वो गायब हो जाता है। हेल का सर्वेंट बोलता है कि ये कितना अजीब इंसान था। किंग अग्री करता है और कहता है कि उसे ऐसी विश की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अपीयरेंस भी एक एबिलिटी है, पर लोग अक्सर मेन कैरेक्टर्स की बॉडी मांगते हैं। एमसी एक अनजान जगह जागता है और सोल ट्रांसफर शुरू हो जाता है। एक सिस्टम विंडो आती है जो बताती है कि एमसी को बिकेम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हंटर स्कूल की दुनिया में ट्रांसफर किया जा रहा है। जब वो किसी और की बॉडी में जागता है तो उसे लगता है कि ये एक सपना है, पर वो सच में मर चुका था। एक और सिस्टम विंडो बताती है कि एमसी की सोल अब कंग शाइन्यूक की बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि अब वो इस बॉडी में रहेगा, पर तभी उसे याद आता है और वो हैरानी में चिल्लाता है कि प्रोटैगनिस्ट का नाम तो लाइस था, ये शाइन्यूक कौन है। सिस्टम विंडो बताती है कि मेमोरी रेस्टोरेशन चल रही है। हंटर्स की दुनिया में हंटर का टैलेंट 10 साल की उम्र में दिखता है। हंटर स्कूल में एंट्री के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है, पर शाइन्यूक उसे पास नहीं कर पाया।
ऑर्फनेज की डायरेक्टर ने टेस्ट किट्स चुरा लिए थे और झूठ बोल दिया कि किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इस वजह से बच्चों को रेगुलर स्कूल भेज दिया गया जहां वो हंटर की लाइफ से बहुत दूर थे। बाद में जब लॉ बदला और रीटेस्टिंग हुई तो पता चला कि ऑर्फनेज के 15% बच्चों की रेटिंग एवरेज थी, पर तब तक हंटर स्कूल में ट्रांसफर होना नामुमकिन था। शाइन्युक ने 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की और हंटर्स के लिए पोर्टर का काम किया। फिर आखिरकार उसकी एबिलिटीज अवेकन हुई और वो हंटर बन गया। एक गिल्ड ज्वाइन करने के बाद उसकी मेमोरीज धीरे धीरे वापस आएंगी ताकि सिस्टम ओवरलोड ना हो। एमसी ये सब पढ़कर कहता है कि ये बंदा तो बिल्कुल उसके जैसा अनलकी है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट गुस्से में चिल्लाता है कि जब कोई नॉवल में रीइंकार्नेट होने को कहता है तो जाहिर है वो प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता है। अपनी दूसरी लाइफ में भी वो बदकिस्मती का मारा ही रहेगा। उसे याद आता है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से शाइन्युक प्रोटैगनिस्ट की पैरेलल क्लास का स्वॉर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर है। वो एक साइड कैरेक्टर का भी साइड कैरेक्टर है जिसका नॉवल में बहुत कम रोल है। एमसी गुस्से में चिल्ला उठता है कि ये नाइंसाफी है। अगर उसे पता होता तो वो स्वर्ग जाना पसंद करता। फिर वो शांत होता है और सोचता है कि वो वापस जाकर उस स्कैमर से आमने सामने मिलना चाहता है, पर वापस जाने के लिए उसे मरना होगा। अगर उसने सुसाइड की तो शायद वो वहां उसके साथ सड़ता रहेगा। एक सिस्टम विंडो आती है जो बताती है कि वो जल्द ही नींद से जागने वाला है। वो उसे लक विश करते हैं। प्रोटैगनिस्ट गुस्से में चिल्लाता है कि क्या ये कोई मजाक है, उसे सच में शाइन्युक बनकर जीना होगा, उसे वापस भेजो। अचानक वो एक नई दुनिया में बिस्तर पर जागता है। प्रोटैगनिस्ट डरते हुए सोचता है कि ये सपना नहीं था। अचानक उसे चेस के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और मैनेजर उसे ग्रीट करता है। एमसी सोचता है कि क्या वो सच में शिनयुक की बॉडी में है। मैनेजर समझाता है कि ये कॉल उसके सेवरेंस पे के पेमेंट को कंफर्म करने के लिए है। अगर उसे कोई परेशानी हो तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके अकाउंट में 38,87,163 वॉन डिपॉजिट हुए हैं। सेंडर चेस गिल्ड सेवरेंस पे था। उसका टोटल बैलेंस 309,532,485 वॉन हो गया है। इतना पैसा देखकर प्रोटैगनिस्ट खुशी से पर्दा हटाता है और कहता है कि आज से वो ही शिनयुक है। 300 मिलियन वाले हंटर से यही उम्मीद थी। अपनी यादों को देखकर वो सोचता है कि शिनयुक की लाइफ उसकी लाइफ से बहुत अलग नहीं थी। पर किसी के लिए 300 मिलियन कम हो सकते हैं, पर उसके जैसे थर्ड रेट राइटर के लिए जो ओवरवर्क से मरा, ये एक बहुत बड़ी दौलत है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट खुशी से अपने हाथ फैलाता है और कहता है कि ऐसी लाइफ के बारे में शिकायत करना पाप होगा। भले ही यहाँ मॉन्स्टर्स, पोर्टल्स और हंटर्स हैं, पर यह जगह मॉडर्न साउथ कोरिया जैसी ही है। यहाँ भी उसकी उम्र 25 साल है। एक 25 साल का हैंडसम बंदा जिसके पास 300 मिलियन से ज्यादा बैलेंस है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वो यंग है, हैंडसम है और उसके पास अच्छी एबिलिटीज और इंड्योरेंस है। माना कि फ्यूचर में बहुत सारे बी रैंक हंटर्स होंगे और मेन कैरेक्टर के सामने उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, पर यह तो अच्छी बात है। एमसी सोचता है कि बिकेम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हंटर स्कूल नॉवल में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, असली हीरो किम डोही और ली जोंग, जो एक लूजर की बॉडी में आ जाता है। दूसरा वाला कहानी के ज्ञान का पूरा फायदा उठाता है। वो उसी रास्ते पर चलता है जो असल में मेन कैरेक्टर के लिए बनाया गया था। इसके ऊपर से जोंग ने अपनी दौलत का इस्तेमाल करके कई एलिक्सर्स का सेवन किया। अंत में वो असली प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटीज को भी पीछे छोड़ देता है। वो जो शिनयुक की बॉडी में आया है, इन दोनों से अलग है। उसे उनके साथ कंपीट करने की कोई जरूरत नहीं है और वो उनका राइवल भी नहीं है। असल में उसके पास उनसे उलझने की कोई वजह ही नहीं थी। वो प्रोटैगनिस्ट इसलिए बनना चाहता था क्योंकि वो सुकून से जीना चाहता था, यानी वो कभी कभार काम करे और अपनी लाइफ एंजॉय करे। पर अब ये मुमकिन है। एक समय आएगा जब बिल्कुल ओरिजिनल कहानी की तरह पोर्टल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और दुनिया संकट में होगी। तब डोहिन और जियोंग एक साथ मिलकर मॉन्स्टर्स की बड़ी फौज को रोकेंगे। एमसी ने इमेजिन किया कि जैसे ही पोर्टल आउट ऑफ कंट्रोल होगा, प्रोटैगनिस्ट के माँ बाप चिल्लाएंगे कि ये दो लोग दुनिया की आखिरी उम्मीद है, हम बस उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। जीसुंग को आगे बढ़ने दो, वो इंसानियत की रोशनी है। डोहिन को दुनिया बचाने के लिए लड़ते रहने दो। हर कोई उनके नाम चिल्ला रहा होगा और प्रोटैगनिस्ट मन ही मन चिल्लाएगा कि ये बहुत कम दाम पर महंगे इक्विपमेंट खरीदने का सही समय है। ये वर्ल्ड ट्रेड का अंत था। इमेजिनेशन रोककर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वैसे भी ये दोनों उसके बिना दुनिया बचा ही लेंगे। इस बीच अगर उसने वो स्टॉक्स खरीद लिए जो क्रैश हो चुके थे, तो वो इमेजिन करने लगा और चिल्लाया कि उसे महसूस हो रहा है जैसे पैसा नदी की तरह बह रहा है। वो फ्यूचर देख सकता था। ये वो फ्यूचर था जहां वो पैसों की चिंता किए बिना एक आसान लाइफ जीता। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया कि उसने फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए स्वॉर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर की पोजीशन का सिलेक्शन पास कर लिया है।
उन्होंने डिटेल्स ईमेल के जरिए भेजी थीं, कृपया वो ईमेल चेक करें और जवाब दें। प्रोटैगनिस्ट खुशी-खुशी सोचता है कि क्या ये लॉटरी जीतने जैसा है। उस हिसाब से जब तक पोर्टल्स आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाते, उसे प्लॉट के हिसाब से जीना होगा। खैर, अब समय आ गया है कि वो स्टार्टअप कैपिटल के लिए कुछ पैसे बचा ले। कुछ समय बाद काम के पहले दिन एमसी ने सोचा कि हंटर वर्ल्ड में शिन युक एक बी रैंक हंटर और एक सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर है। इत्तेफाक से वो शिन युक की बॉडी में उसी समय आया जब उसने चेज गिल्ड छोड़ी थी और हंटर स्कूल में नौकरी मिली थी। उसने उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ ली थी, जिसमें उसके कॉन्टैक्ट्स और बैंक अकाउंट्स भी शामिल थे। जानकारी जुटाने के दौरान उसे पता चला कि शिन युक एक नाकारा आउटसाइडर था। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ में फोन लिए ध्यान दिया कि वो घर से काम करता था, इसलिए उसका सहकर्मियों के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं था। पर शिन युक ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसे बुली किया गया था और उसने गुस्से में कहा कि ये सब बच्चे मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस, उतने ही बुरे काम। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अपनी पिछली लाइफ में उसने बहुत सी चीजें त्याग दी थीं, पर सबसे बढ़कर प्यार और शादी। वो लोगों से कहता था कि उसे परवाह नहीं है और वो अकेले रहने में खुश है, पर यह पूरी तरह बकवास थी। अपनी फैमिली लाइफ छोड़ने के उसके पास कई कारण थे, पर मुख्य कारण ये था कि वो एक थर्ड रेट राइटर था जो मुश्किल से गुजारा कर पा रहा था। हाँ, न्याय उसके पास से गुजर गया था, पर अब बात अलग होगी। अगर वो प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में नहीं आया, तो भी उसके पास दांव पर लगाने के लिए बहुत कुछ है। वो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हर वो काम करने के लिए करेगा जो उसने पिछली लाइफ में कभी नहीं किया। कुछ समय बाद एमसी ऑफिस आया, सबको खुशी से ग्रीट किया और बताया कि वो फर्स्ट ईयर्स के लिए नया सोड इंस्ट्रक्टर है। सभी वर्कर्स उसे चुपचाप देखने लगे। उसने अजीब महसूस करते हुए सोचा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए सब इतना ऑकवर्ड है। अचानक पार्क सूप ने उसे ग्रीट किया और अपना परिचय दिया और बताया कि वो उसके बगल वाली वर्कस्पेस इस्तेमाल कर सकता है। उसने मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा और उम्मीद जताई कि वो मिलजुल कर रहेंगे। थोड़ी देर बाद टीचर्स ने प्रोटैगनिस्ट को देखकर हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में एक टीचर है। एक दूसरी लड़की ने शौक होकर पूछा कि क्या उसने कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा है। आज तो बच्चे पागल हो जाएंगे। एमसी ने मुस्कुराते हुए उन्हें शुक्रिया कहा और सोचा कि इस चेहरे के लिए उसने अपनी जान की कीमत चुकाई है। एक टीचर ने पूछा कि क्या वो किसी गिल्ड में था। उसने जवाब दिया कि वो चेज गिल्ड में था। उसने हैरानी से कहा कि वो तो बहुत प्रतिष्ठित गिल्ड है। एक और टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे लगा था कि वो एक फुल फ्लेजेड हंटर बनने की उम्र में है। वो कितना कूल था। प्रोटैगनिस्ट ने शर्माते हुए मुस्कुराया और कहा कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने सोचा कि वो अभी से देख सकता है कि वो कितना पॉपुलर हो रहा है। अचानक जोंग योंग शिक नाम का एक टीचर उनके पास आया और फिर से पूछा कि क्या वो चेज गिल्ड में था। इस स्कूल ने आखिरकार किसी काबिल इंसान को काम पर रखना शुरू किया है। वो मिलकर खुश है। वो सेकेंड ईयर के छात्रों को स्पीयर चलाना सिखाता है। वो 6th हंटर स्कूल का ग्रेजुएट है और हुआइंग गिल्ड का मेंबर रह चुका है। उस बंदे ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए पूछा कि उसने किस स्कूल से ग्रेजुएशन की है। उसे यकीन है कि इतने हैंडसम लड़के के बारे में बहुत सारी अफवाहें रही होंगी। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब देने की कोशिश की, पर एक टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो गेस करने की कोशिश करेगी। उसने 7th स्कूल से ग्रेजुएशन की है, सही ना? एक दूसरे बंदे ने कहा कि वो 4th स्कूल पर शर्त लगा रहा है। एक और लड़की ने सोच विचार करते हुए कहा कि अगर उसने उनके स्कूल से ग्रेजुएशन की होती तो उसे पता होता। उसे लगता है कि उसने 5th स्कूल से ग्रेजुएशन की है। मिस्टर सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि असल में उसने हंटर स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। हर कोई तुरंत बहुत हैरान हो गया। एक टीचर ने पूछा कि फिर वो हंटर कैसे बना। दूसरे ने पूछा कि क्या वो कोई एक्सचेंज स्टूडेंट था या उसके पास डुअल सिटीजनशिप है। क्या डुअल सिटीजनशिप वाले लोग टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो साउथ कोरिया का नागरिक है। वो जानते हैं कि ऐसे भी हंटर्स हैं जिन्होंने हंटर स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं की है। वो भी उन्हीं में से एक है। हुंगशिक के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने उसके कंधे से अपना हाथ हटा लिया और बेरुखी से कहा कि उसे ये बात शुरू से ही बता देनी चाहिए थी। मीटिंग शुरू होने से पहले वो स्मोक करने जा रहा है। एक टीचर चिल्लाई कि वो उसके लिए रुके। उस टीचर ने निराशा से कहा कि चेज गिल्ड के बारे में जानकर उसे उम्मीद जगी थी, पर पता चला कि वो अनएजुकेटेड है। पता चला कि वो यहाँ कोटा पर आया है। मिस्टर सी ने पूरी तरह हैरान होकर फिर से पूछा, क्या वो अनएजुकेटेड है? एक सिस्टम विंडो आई जिसने बताया कि सिस्टम ने शिन्यूक के इमोशंस को पहचान लिया है और उससे जुड़ी यादें ताज़ा की हैं। हंटर फैक्टर टेस्ट किट,
हंटर फैक्टर निर्धारित करने का सबसे सटीक तरीका है। ये एक किट है जिसमें 1 लाख वॉन की कीमत वाले सैलेमस मॉन्स्टर के बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं। ऑर्फनेज की डायरेक्टर जिसने किट्स चुराई थीं और रिपोर्ट दी थी कि सभी बच्चों के इंडिकेटर्स कम हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद ऑर्फनेज के एक ग्रेजुएट की मदद से सभी बच्चों ने फिर से टेस्ट पास किया। इसके बावजूद जो लोग रेगुलर स्कूल से आए थे उन्हें हंटर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया, क्योंकि रेगुलर स्कूल की शिक्षा हंटर स्कूल से अलग थी। एबिलिटीज में इस असमानता ने उन हंटर्स के खिलाफ भेदभाव का कानून बना दिया जिन्होंने स्पेशल स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं की थी। इससे शिक्षा की परवाह किए बिना नौकरी पाना मुमकिन हो गया। कुछ सरकारी संगठन नॉन स्पेशलाइज्ड स्कूल्स के ग्रेजुएट्स के लिए कोटा आवंटित करते हैं, पर मौजूदा स्थिति रेगुलर स्कूल से ग्रेजुएट होने वालों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। ऐसे ग्रेजुएट्स के प्रति नफरत और भी मजबूत हो गई है। वो कोशिश करे कि लोगों को ये ना बताए कि उसने हंटर स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं की है। ये सब जानकर मिस्टर सी ने सोचा, क्या वो इसके बारे में पहले नहीं बता सकता था? खैर, वो उन टीचर्स का नजरिया समझ सकता है, पर यह फिर भी गलत है। जहां तक उसे याद है, उसने व्यक्तिगत रूप से किसी पेटिशन्स में हिस्सा नहीं लिया था और यहां तक कि उसने किसी चीज पर साइन भी नहीं किया था। यॉनसुक ने उसे आवाज दी और कहा कि उसे लगता है कि इस बात ने उसे सच में चोट पहुंचाई है। उसे उम्मीद है कि वो समझेगा। अभी यही स्थिति है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये सच है, कुछ नहीं किया जा सकता। फ्यूचर के लिए उसे ये स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने जवाब दिया कि सब ठीक है और वो उनकी स्थिति समझता है। उन लोगों के लिए कोटा सिस्टम जो हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुए, ये बेहतर तरीके से काम करना चाहिए था। यॉनसुक कंफ्यूज हो गया और पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। मिस्टर सी थोड़ी देर शांत रहा और पूछा, क्या वो यहाँ एक स्पेशल कोटा के जरिए आया है? उसने चिल्लाकर कहा, यह कैसी बकवास है। उसने एक एग्जाम और इंटरव्यू पास करके स्कूल में एंट्री ली है। ये हंटर्स के लिए स्कूल है। यहाँ निश्चित रूप से स्पेशल स्कूल्स के ग्रेजुएट्स के लिए कोई कोटा नहीं है। उसे लगता है कि इस समय बाकी टीचर्स को कोई गलतफहमी हुई थी। बाहर निकलते ही हंगशिक ने पूछा कि वे किसी ऐसे इंसान को कोटा के जरिए काम पर कैसे रख सकते हैं? क्या स्कूल के पास सच में एक नॉर्मल स्पेशलिस्ट के लिए पैसे नहीं हैं? उस लड़की ने कहा कि उसे उन फर्स्ट ईयर्स के लिए अभी से बुरा लग रहा है जो उससे शिक्षा लेंगे। हालांकि ज्यादातर फर्स्ट ईयर्स सिर्फ बेसिक्स और फिजिकल स्ट्रेंथ की पढ़ाई करते हैं, तो शायद सब ठीक रहेगा। जिस किसी ने भी इस बेवकूफ को काम पर रखा है, उसके दिमाग में एक समझदारी भरा ख्याल आया कि उसे फर्स्ट ईयर्स को सिखाने की जिम्मेदारी दे दी। लड़की मान गई और बोली कि वो बंदा है तो हैंडसम। दूसरे ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या उसे उस पर क्रश हो गया है? लड़की ने चिढ़ते हुए कहा, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? भले ही वो हैंडसम हो, पर अगर उसने हंटर स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं की है तो उसका क्या फायदा? उसने अपनी सिगरेट बुझाई और जवाब दिया कि हंटर स्कूल ना जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऑर्फनेज से ड्रॉप आउट होना। उसका चेहरा तो अच्छा है, पर फाउंडेशन गायब है। उसे बच्चों से कहना पड़ेगा कि वे उसकी लेसन्स के अलावा खुद से स्वॉर्ड्समैनशिप सीखें। बच्चे ग्रेजुएट होकर अपनी जान दांव पर लगाएंगे। वो ये सोचकर भी डर रही थी कि अगर वे ऐसे एमेचर से शिक्षा लेंगे तो क्या होगा। अचानक प्रोटैगनिस्ट उनके पास आया। उसने डरते हुए पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो मुस्कुराया और बोला कि टीचर यानसुक ने कहा था कि आप लोग शायद स्मोकिंग रूम में होंगे। ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। क्या मीटिंग से पहले उनके पास थोड़ा समय होगा? लड़की ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो वहां खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। एमसी ने घबराकर जवाब दिया कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। उसने सोचा कि क्या वे उसे उकसा रहे हैं। उसे खुद पर काबू रखना होगा और फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। उसने कहा कि उसे लगा कि वे अपनी गलतफहमी और भी फैला सकते हैं। उसे इस स्कूल में कोटा के जरिए नहीं लिया गया है। वो बस उन्हें यही बताना चाहता था। अब उसे उम्मीद है कि वे उसके साथ मिलजुल कर रहेंगे। हंगशिक ने गंभीर चेहरे के साथ कहा कि शायद वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ कोटा से आया है या कनेक्शन से। उनकी इस तरह बर्ताव करने की ये वजह नहीं थी। समस्या ये थी कि उसने क्या पढ़ाई की है और क्या नहीं। उसे उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो उनसे अलग नहीं है। खैर, उसे चुपचाप रहना चाहिए और कोई ट्रबल खड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ जनरल एजुकेशन के टीचर्स भी हैं, तो अगर उसे किसी से बात करनी हो तो वो उनके पास जा सकता है। एक टीचर ने कहा कि वो बहुत क्रूर है। वो एक स्वॉर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर है और वो भी बी रैंक। उसने पक्का बी रैंक पाने के लिए चीट किया होगा। ये तो नामुमकिन है। अचानक हंगशिक पीछे मुड़ा, उसे आवाज दी और चेतावनी दी कि अगर उसे लगता है कि वो गलत है तो उसे ऑनर ड्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगले महीने उसका ए रैंक में प्रमोशन होने वाला है।
इसलिए उसने सलाह दी कि वो प्रमोट होने से पहले ही अप्लाई कर दे। एमसी चुप रहा और सोचने लगा कि अब उसे समझ आया कि शिन्युक एक आउटसाइडर क्यों था। उसे याद आया कि कैसे अपनी पिछली लाइफ में वो एक दूसरे नॉवल राइटर से मिला था और उसे अपना काम पढ़ने के लिए दिया था। उस बंदे ने कहा था कि नॉवल अच्छा है। प्रोटैगनिस्ट ने खुशी से पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि वो डेब्यू कर सकता है? उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा, डेब्यू? एक आम इंसान के हिसाब से उसका नॉवल बुरा नहीं है। आखिरकार उसने उसकी तरह किसी स्कूल या एकेडमी से ग्रेजुएशन जो नहीं की है। वो पब्लिश होने के बारे में भूल जाए। वो बस अपने लिए लिखे क्योंकि लिखना उसके बस की बात नहीं है। एमसी ने सोचा कि उसके बाद उस बेवकूफ ने वही काम पब्लिश कर दिया और अब वो बहुत कामयाब है। बाद में उसके काम को प्लेजरिज्म कहा गया और सब बर्बाद हो गया। शिन्युक ने भी कई बार नाइंसाफी का सामना किया था। अगर सोचा जाए तो उसकी लाइफ उससे बहुत अलग नहीं है। भले ही लाइफ कितनी भी स्टेबल क्यों ना हो, क्या उसका कोई मतलब है? वो ऐसा सिर्फ एक बार करेगा। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने हमशिक को आवाज दी और सुझाव दिया कि वे एक ऑनर ड्यूअल करें। उसने सोचा कि ये सब फ्यूचर में एक आरामदायक लाइफ के लिए है। टीचर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो सच में सीरियस है। अगर उसने ये सब बस इसलिए कहा है क्योंकि लेडीज के सामने उसकी प्राइड को ठेस पहुंची है, तो वो दिखावा करेगा कि उसने कुछ नहीं सुना। एमसी ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया कि वो सीरियस है। उसने सुझाव दिया कि वे ऑनर ड्यूअल में मिले। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि इस दुनिया में जब दो हंटर्स के बीच कोई विवाद होता है तो ऑनर ड्यूअल उसे सुलझाने में मदद करती है। नियम के तौर पर जो चुनौती स्वीकार नहीं करता उसे बहुत बदनामी झेलनी पड़ती है, भले ही विवाद का मुद्दा बिना मतलब का हो या किसी की जीत तय हो। प्रोटैगनिस्ट उसके पास गया और कहा कि वो उसके साथ सिर्फ इसलिए बुरा बर्ताव कर रहा है क्योंकि उसने हंटर स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं की है। इसलिए वो ड्यूअल के जरिए साबित करना चाहता है कि वो नॉर्मल ट्रीटमेंट का हकदार है। अगर वो चाहे तो वो उसके प्रमोशन के तुरंत बाद ड्यूअल के लिए राजी हो सकता है। हमशिक ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसने पहले कभी ड्यूअल किया है? वो ये तो समझता है ना कि ऑनर ड्यूअल के दौरान उसकी मौत भी हो सकती है। वो उसकी चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एमसी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा कि उसका मुंह बहुत चलता है, शायद इसलिए क्योंकि वो एक स्पीयर इंस्ट्रक्टर है। वे ठीक एक हफ्ते बाद अगले शुक्रवार को ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेंगे। क्या ये लड़कियां उनके समझौते की गवाह बन सकती हैं? हिमशिक ने शौक होकर जवाब दिया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस भरोसे पर यह कर रहा है, पर उसे पूरा हफ्ता ट्रेनिंग में बिताना चाहिए। कुछ समय बाद मेन कैरेक्टर ने सोचा कि उसके बाद पूरा दिन काम में बीत गया। स्टूडेंट्स उसे ईर्ष्या और प्रशंसा की नजरों से देख रहे थे। वो सबसे ज्यादा सोर्ड्समैनशिप लेसन को लेकर परेशान था। पर अजीब बात है कि जैसे ही उसने तलवार उठाई, सब कुछ सुलझ गया। शिन्युक की यादों के साथ उसकी सोर्ड्समैनशिप स्किल्स भी वापस आ गई थीं। ट्रेनिंग के दौरान प्रोटैगनिस्ट के हाथ में तलवार चमक रही थी और सभी स्टूडेंट्स उसे बड़ी हैरानी और तारीफ के साथ देख रहे थे। एमसी ने सोचा कि फर्स्ट ईयर्स के लिए क्लासेस आसान थीं। उनमें सोर्ड्समैनशिप का बेसिक ज्ञान और फिजिकल ट्रेनिंग शामिल थी। पर एक समस्या थी, दोपहर तक सबका मूड अजीब सा था। एक लेसन के दौरान एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या यह सच है कि अगले हफ्ते उसका एक ड्यूअल होने वाला है। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि उसे लगा था कि अफवाहें पूरे स्कूल में फैल चुकी हैं। उसने सोचा कि वो ये नहीं कह सकता कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे यकीन था कि उन दोनों ने ही ये बात फैलाई है। स्टूडेंट ने पूछा कि क्या वो ठीक रहेगा। उसका विरोधी एक एलीट हंटर है जो स्पीयर चलाता है। एमसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वे उसे वक्त से पहले न डराएं। किसी भी लड़ाई की चाबी एक अटूट हौसला यानी अनब्रेकेबल स्पिरिट है। उसे यकीन था कि उन्होंने अफवाहें सुनी होंगी कि उसने हंटर स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। सच कहूं तो उसे जीतने का भरोसा नहीं है। अचानक प्रोटैगनिस्ट ने युद्ध के अंदाज में कहा कि उसे लगता है कि वो हार जाएगा, पर रिजल्ट अगले हफ्ते आएगा, इसलिए वे क्लास पर फोकस करें। उसने सोचा कि क्या किसी ने उससे पूछा कि क्या ये कोई साइकोलॉजिकल टैक्टिक थी। वो आधा सही होगा। ये सुबह से बची हुई उसकी कॉन्फिडेंस की कुछ यादें थीं। कुछ समय बाद, दिन भर के काम के बाद प्रोटैगनिस्ट बस के पास गया और ड्राइवर से पूछा कि क्या ये विक्टर्स पास जा रही है। वो मान गया और बोला कि वे बस निकल ही रहे हैं, इसलिए वो जल्दी चढ़ जाए। बस में चढ़ गया और उसने सोचा कि उसका एक हिस्सा जीतने को लेकर कॉन्फिडेंट है। शायद आज के बाद चीजें बदल जाएं। हंटर स्कूल और एलीट एजुकेशन। अगर सिर्फ इसी वजह से टीचर हंगशिक उसे नीचा दिखा रहा है तो उसे भी कुछ एलीट लेसन्स लेने चाहिए। वो हंटर वर्ल्ड के प्रोटैगनिस्ट की पहली लोकेशन पर जाने वाला है ताकि इंटरनल एनर्जी को मजबूत करने का राज सीक्रेट हासिल कर सके। हालांकि एक एकेडमी नॉवल के हिसाब से ये थोड़ा अलग लग सकता है, पर प्रोटैगनिस्ट जो पहला स्किल मास्टर करता है वो इंटरनल एनर्जी का सीक्रेट ही है।
अगर प्रोटैगनिस्ट की ताकत बढ़ाने वाला पहला कदम कोई आइटम या एलेक्सर होता तो जॉन को शक हो जाता जब उसे वो चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलती। प्रोटैगनिस्ट रात में तलाश करने निकला और फ्लैश लाइट से रास्ता दिखाते हुए गौर किया कि कहानी के हिसाब से जॉन को ओरिजिनल नॉडल का पता है, इसलिए वो प्रोटैगनिस्ट जूने के रास्ते पर चलता है और मजबूत बनता है। अगर उसे भी एक स्किल मिल जाए तो कुछ नहीं बदलेगा। अच्छी चीज़ें अक्सर मिल बांट कर इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे भी उसका दुनिया बचाने का कोई गोल नहीं है, इसलिए उसे नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट जितना मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। उसे बस ड्यूअल जीतने के लिए थोड़ा और मजबूत होना है। एमसी गुफा के अंदर गया और एक पोर्टल मिलने पर सोचने लगा कि उसे क्या मिला है। यह हंटर वर्ल्ड का पहला ऑब्जेक्ट है। इस पोर्टल के पीछे इंटरनल एनर्जी को मजबूत करने का राज है। वो अंदर गया और खुद को एक बर्फीले जंगल में पाया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसे नहीं पता था कि यह जगह बिल्कुल ऐसी होगी। कहानी के हिसाब से क्या शानदार नज़ारा है। उसे नहीं लगा था कि कोरिया में ऐसी कोई जगह है। उसने अपने गाल थपथपाए और खुद को याद दिलाया कि ये नज़ारे देखने का समय नहीं है। उसे जल्दी से स्किल हासिल करके निकलना होगा। अचानक प्रोटैगनिस्ट को एक बहुत शक्तिशाली ऑरा महसूस हुई। वो एक पल में वहां से हट गया और सोचा ये क्या बकवास है। गाइड चो यूरयांग हैरान था कि वो हमरी से बचने में कामयाब रहा। वो एक असामान्य इंसान है। उसे अपना नाम बताने दो, वो किस सेक्ट से ताल्लुक रखता है और वो यहाँ कैसे आया। एमसी उलझन में था कि वो चाइनीज बोल रहा है। किसी वजह से वो उसे समझ पा रहा है। उसे नहीं पता था कि शिनहुक को चाइनीज भी आती है। उसने अपने हाथ उठाए और समझाया कि वो साउथ कोरिया के एक हंटर स्कूल में टीचर है और वो यहाँ एक पोर्टल के जरिए आया है। बूढ़े आदमी ने अपनी तलवार उसकी तरफ तानी और जवाब दिया कि वो उसे ऐसी बातें बता रहा है जो उसकी समझ से बाहर है। प्रोटैगनिस्ट ने पोर्टल की तरफ उंगली उठाई और हैरानी से पूछा कि क्या उसे पीछे वो सफेद दरवाजा नहीं दिख रहा। बूढ़े ने जवाब दिया कि उसे यहाँ सिर्फ सफेद बर्फ ही नजर आ रही है। उसे अब ये याद भी नहीं कि वो कितने समय से यहाँ फंसा हुआ है। यहाँ 30 साल बिताने के बाद उसने दिन गिनना छोड़ दिया था। एमसी उलझन में पड़ गया कि ये बूढ़ा क्या बड़बड़ा रहा है। इंटरनल एनर्जी मजबूत करने के राज के बजाय ये आदमी उसके सामने आ गया। रुकिए, ये आदमी उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसने उसे पुकारा और उसका नाम लेकर पूछा कि क्या वो यूरयांग है। यूरयांग ये जानकर हैरान रह गया कि किसी को उसका नाम अब भी याद है। उसने पूछा कि उसे ये कैसे पता चला। प्रोटैगनिस्ट ये सोचकर हैरान था कि जिस इंसान को नॉवल के मेन कैरेक्टर को इंटरनल एनर्जी का राज देना था वो यही बूढ़ा है। पर अजीब बात यह है कि जब कहानी में मेन कैरेक्टर यहाँ आता है तब ये बूढ़ा वहाँ नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक वसीयत और स्किल मास्टर करने की जानकारी होती है। उसे अचानक याद आया कि उसने खुद किंग ऑफ हेल से उसे कहानी शुरू होने से 2 साल पहले भेजने को कहा था, इसलिए यूरयांग अब भी जिंदा है। वो स्थिति समझ गया, पर वो उसे ये नहीं बता सकता था कि उसने उसका नाम एक किताब में पढ़ा है। एमसी ने उत्साह के साथ कहा कि उसने पास्ट में उनके बारे में सुना है। बूढ़ा हैरान हुआ और पूछा कि क्या सुना है। उसने जवाब दिया कि बहुत समय पहले की बात है, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर की कहानी जो अचानक एक भयानक ड्रैगन के साथ लड़ाई के दौरान गायब हो गया था। वो उस कहानी के हीरो थे। यूरांग मुस्कुराया और बोला कि उसे लगा था कि उस लड़ाई का कोई गवाह नहीं बचा। प्रोटैगनिस्ट ने खुशी से सोचा कि उसकी चाल काम कर गई। उसने बस वही बताया जो उसने किताब में पढ़ा था। इस बूढ़े ने अपनी गार्ड थोड़ी कम कर दी थी। वो शायद उन लोगों में से था जिन्हें अपनी मार्शल आर्ट्स पर बहुत गर्व था। उसने अपना सिर झुकाया और सोचा कि वो इसी दिशा में काम करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने अपना सिर जमीन पर टिकाते हुए समझाया कि असल में वो यहाँ अल्टीमेट मास्टर की तलाश में आया है। वो कोई विलन नहीं है, इसलिए वो उनसे विनती करता है कि वे उसे तलवार के बारे में वो सब सिखाएं जो वो जानते हैं। यूरैंग को ताज्जुब हुआ कि क्या वो चाहता है कि वो उसे मार्शल आर्ट सिखाए। उसे ये मजाक लगा। उसने मना कर दिया और कहा कि इससे पहले कि वो उसकी जान ले ले वो यहाँ से चला जाए। बूढ़ा जाने लगा तभी एमसी ने कहा कि उसे एक ऐसे विरोधी से लड़ना है जो स्पीयर का मास्टर है। तलवार और भाले के बीच कौन जीतेगा? यूरैंग ने जवाब दिया कि स्पीयर्स छोटी तलवारों से कहीं बेहतर होते हैं। सही ट्रेनिंग के साथ स्पीयर एक घातक हथियार बन सकता है। उसकी लंबाई, उसकी विनाशकारी ताकत, इसलिए उसका जवाब था स्पीयर ही जीतेगा। प्रोटैगनिस्ट को हैरानी हुई कि उसने इतनी जल्दी ये मान लिया कि तलवार हार जाएगी। बूढ़े ने कहा कि अगर उसे सब समझ आ गया है तो उसे वापस जाना चाहिए और अपनी जान की कीमत समझनी चाहिए। उसने एक्साइटमेंट में सोचा कि वो ऐसे ही नहीं जा सकता। उसने उसे इतनी सारी बकवास सुनाई और अब वो उसे छोड़कर जा रहा है। अगर उसे पता होता कि उसे वापस भेज दिया जाएगा तो वो यहाँ आता ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाया कि उसे पता है कि तलवार भाले को नहीं हरा सकती, पर उसे लगा था कि उसे यहाँ कोई दूसरा जवाब मिलेगा। अगले हफ्ते बहुत सारे लोगों के सामने उसकी लड़ाई है। उसे वापस जाकर कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, पर वो ये जानते हुए कैसे करेगा कि उसकी जीत मुमकिन नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? शायद उसे मना कर देना चाहिए, पर तब उसकी बेइज्जती होगी। वो स्पीयर इंस्ट्रक्टर से क्या कहेगा?
शायद ऐसा कुछ कि तलवार चलाने वालों की तरफ से वो मान लेता है कि स्पीयर ही श्रेष्ठ है, या शायद उसके स्पीयर के सामने उसकी तलवार महज एक टहनी ब्रांच है। या क्या उसे टूथपिक कहना चाहिए? हाँ, टूथपिक ज्यादा अच्छा लगेगा। यूरैंग ने चिढ़ते हुए कहा कि वे सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा हथियार मजबूत है, पर उसे अंदाजा नहीं है कि उसका विरोधी कितना अच्छा है। उसकी तलवार एक पूरे ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट सकती थी। उसके सामने एक स्पीयर की तुलना तलवार से करना ही उसका सिर कलम करने के लिए काफी था। खैर, वो उसकी मदद करेगा, इसलिए अब वो रोना बंद करे। एमसी ने रोने का नाटक करते हुए मुस्कुराकर सोचा कि वो कामयाब रहा। उसने अपना चेहरा पोंछना शुरू किया और शुक्रिया अदा करने के बाद पूछा कि वो किस तरह की मदद की बात कर रहा है। शायद वो कोई राज शेयर करेगा या उसे कोई स्पिरिचुअल एलिक्जर देगा। वो हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहेगा। बूढ़े ने उसकी तरफ इशारा किया और पूछा कि वो क्या कह रहा है। वो उसे उससे भी बेहतर कुछ दे रहा है। अचानक एमसी को अपने पूरे शरीर में पावर का एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वो जमीन पर गिरते हुए सोचने लगा कि बहुत गर्मी महसूस हो रही है। उसे ऐसा लगा जैसे उसे डंडे से पीटा जा रहा हो। यूरैंग ने गौर किया कि वो बहुत कमजोर है। उसने उसके शरीर में थोड़ी सी प्योर यांग एनर्जी डाली थी। 4 दिनों में ये उसके शरीर में पूरी तरह घुल जाएगी और उसे बदलाव महसूस होंगे। उसे नहीं पता कि उसका विरोधी कितना मजबूत है, पर अगर वो खुद में अच्छा है तो वो इस लड़ाई से बिना हारे बाहर निकलेगा। एमसी ने असंतोष के साथ सोचा, क्या बस इतना ही? क्या यही नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट की बड़ी अपॉर्चुनिटी है? उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर बूढ़े ने उसे रोक दिया और कहा कि अगर वो ड्यूल जीत जाता है तो उसे उसके पास फिर से आना चाहिए। वैसे भी वो यहां से कहीं नहीं जा रहा। अब वो अपनी दुनिया में वापस जाए और सबको साबित कर दे कि तलवार भाले से ज्यादा मजबूत है। 1 हफ्ते बाद दोनों टीचर्स ट्रेनिंग ग्राउंड में मिले। ह्योंगशिक ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या वो सच में नहीं भागा? उसे लगा था कि वो इस हफ्ते का इस्तेमाल समझदारी से करेगा और अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढ लेगा। प्रोटैगनिस्ट ने गंभीर चेहरे के साथ कहा कि उन्हें बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और सीधे लड़ाई शुरू करनी चाहिए। वो हंसा और फाइटिंग स्टैंस लेते हुए बोला कि वो उसे बढ़त यानी हेड स्टार्ट देगा और उसे पहला हमला करने देगा। एमसी ने सोचा कि बेशक स्पीयर का पलड़ा भारी है। उसने भी फाइटिंग स्टैंस लिया और शुक्रिया कहते हुए बोला कि उसे उम्मीद है कि वो इस पर पछताएगा नहीं। प्रोटैगनिस्ट ने महसूस किया कि उसका शरीर कितना हल्का है। वो इतना मजबूत हो गया था कि कोई उसे आसानी से ना हरा सके। पर क्या वो उसे इस तरह हरा पाएगा? भले ही इस डुअल के बाद उसे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़े, वो डरपोक की जिंदगी नहीं जीने वाला था। उसने बिजली की रफ्तार से एक हमला किया और एक ही पल में तलवार के प्रहार से स्पीयर के टुकड़े हो गए और यहां तक कि विरोधी के कपड़े भी फट गए। देखने वाले सभी लोग पूरी तरह शॉक में थे। रेफरी ने घोषणा की कि डुअल खत्म हुआ। जीत टीचर शिनयुक की हुई। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई जाए। ह्योंगशिक उस जोरदार हमले से जमीन पर गिर पड़ा और दर्द के मारे चिल्लाने लगा। एमसी एक्साइटमेंट से कांपते हुए बूढ़े की बातें याद करने लगा कि 4 दिनों में एनर्जी शरीर में घुल जाएगी और वो अजेय रहेगा। उसने हाथ में तलवार पकड़ते हुए घबराहट में कहा कि वो एक पागल बूढ़ा था। उसने उसके शरीर के साथ क्या किया? प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि नॉवेल का मेन कैरेक्टर जियोंग मार्शल आर्ट्स सीख रहा है और उसकी स्किल्स तेजी से बढ़ रही हैं। बेशक इसका एक हिस्सा ये है कि वो पानी की तरह एलिक्जर्स पीता है। उसे लगा कि वो खुद भी कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गया है। अचानक टीचर योंगसुक उसकी तरफ भागते हुए आए और उत्साह से चिल्लाए, क्या उसे चोट लगी है? एमसी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो डुअल देख रहे थे। वे प्रशंसा के साथ मान गए और बोले कि ये अद्भुत था। सच कहूं तो वो देख भी नहीं पाए कि क्या हुआ। वो बस 1 सेकंड के लिए गायब हुआ और फिर सबको टीचर हंगशिक के अंडरवेयर दिखने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि बाकी टीचर्स शायद उसे एक मामूली जनरल एजुकेशन टीचर समझते थे। वैसे वो इतना खुश क्यों है? उसे लगा कि उसका टीचर हंगशिक के साथ कोई पुराना मनमुटाव था। योंगसुक ने खुशी से कहा कि जो भी हो, उन्हें खुशी है कि वो सही सलामत है। ऐसी घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की पार्टी उनकी तरफ से थी। बाकी टीचर्स भी ये कहते हुए जुड़ने लगे कि वे भी आना चाहते हैं। उन्होंने उत्साह में कहा कि इसका मतलब ये है कि वो हर एक पर सिर्फ 20,000 वन खर्च कर सकते हैं। कुछ समय बाद वे सब एक कैफे में जमा हुए और खूब मजा किया। रात में एमसी घर लौटा और नशे में धुत होकर उनसे कहने लगा कि वे उसे और ड्रिंक्स देना बंद करें। शिनयुक सुबह 4 बजे तक घर नहीं पहुंचा था। एक आम इंसान को इतनी शराब के बाद भयानक हैंगओवर होता, पर उसके शरीर ने खुद को साफ कर लिया था। उसे उम्मीद से ज्यादा फिजिकल स्किल्स मिल गई थी। प्रोटैगनिस्ट अचानक जागा और कंफ्यूज था कि उसे हैंगओवर क्यों नहीं है। उसके साथ क्या हुआ था? इस स्थिति में शिनयुक उस इंसान से मिलने जाने से खुद को नहीं रोक सका। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट कुछ खाने पीने की चीजें लेकर उस बूढ़े के पास वापस गया। उसने सोचा कि उसे नहीं लगा था कि वो इस जगह दोबारा आएगा, पर उसे शुक्रिया अदा करना था क्योंकि वो उनकी वजह से ही जिंदा है।
हर तरफ बस सफेद बर्फ और पेड़ थे। एमसी यूरियोंग को ढूंढने लगा और उलझन में था। उसने सोचा कि वो पोर्टल के बिना ये जगह नहीं छोड़ सकता ना। यहाँ तो जानवर भी नहीं थे। एक नॉवेल की काल्पनिक दुनिया के लिए भी ये बहुत क्रूर था। अचानक बूढ़े आदमी को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ और मेडिटेट करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि वो आ गया है। क्या उसने स्पीयर मास्टर को हरा दिया? प्रोटैगनिस्ट ने खुशी खुशी जवाब दिया कि उसने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे खत्म कर दिया। उसका विरोधी शर्मिंदगी में युद्ध का मैदान छोड़ गया क्योंकि उसने सिर्फ अपना अंडरवेयर पहना था। उसने कहा कि स्पीयर मास्टर उसकी सोच से भी ज्यादा कमजोर था। एमसी ने समझाया कि उसकी दुनिया में वो इंसान काफी जाना माना है। सच कहूं तो वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो उनसे कुछ पूछना चाहता था। उस दिन उन्होंने उसके शरीर के साथ क्या किया था? युरांग ने उलझन में पूछा, इसका क्या मतलब है? उसने तो बस डैंटियन का रास्ता थोड़ा सा खोल दिया था ताकि वो कम से कम लड़ाई से जिंदा वापस लौट सके। उसने ड्यूल में किस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था? उसके विरोधी की इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी थी? सब कुछ कैसा चल रहा था? वो बस बोर हो रहा था, इसलिए वे बात कर सकते थे। प्रोटैगनिस्ट ये सोचकर हैरान था कि क्या ये एक मार्शल आर्ट थी? अब वो सब कुछ समझ गया था। इस बूढ़े ने उस पर दांव लगाया था और पहली लड़ाई एक तरह से उसके आने वाले स्टूडेंट के रूप में उसकी क्षमताओं का टेस्ट थी। जियोंग ने डैंटियन का रास्ता कई स्पिरिचुअल एलिक्सर्स के साथ खोला था, पर उसने ये सब खुद ही कर लिया था। उसने उत्साह से जवाब दिया कि उसे ये कहते हुए खेद है, पर उसने मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई नहीं की है। यूरांग कंफ्यूज हो गया और पूछा कि वो क्या बात कर रहा है। उसके डैंटियन का रास्ता बंद था, पर उसे यकीन था कि उसे ज्ञान के कुछ निशान महसूस हुए थे। एमसी ने समझाया कि ये बस साधारण स्वॉर्ड स्किल्स थीं। उसने सोचा कि मुरिम में योद्धा मार्शल आर्ट्स के जरिए अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाते हैं, पर हंटर्स के लिए चीजें अलग तरह से काम करती हैं। ये कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति जितना ज्यादा ट्रेन करता है, उसके शरीर में उतना ही ज्यादा माना बनता है। प्रोटैगनिस्ट उनके पास गया और पूछा कि क्या उन्हें उस देश का नाम याद है जहां वे इस जगह आने से पहले रहते थे। बूढ़ा मान गया और जवाब दिया कि वो मिन एम्पायर से है। जू युआन जांग उनके एम्परर हैं। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, बस यही बात है। हंटर्स ने अभी कुछ समय पहले ही अवेकन होना शुरू किया है। युरांग एक बिल्कुल अलग दुनिया से आया है, इसलिए उसे बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। उसने बताया कि उसे हिस्ट्री में दिलचस्पी है, इसलिए वो इसके बारे में जानता था। लेजेंडरी स्वॉर्ड। अब बाहर की दुनिया में मार्शल आर्ट्स का वजूद नहीं है। बूढ़ा पूरी तरह शॉक में चिल्लाया। उसने क्या कहा? एमसी ने समझाया कि मिन एम्पायर को बीते कई साल हो गए हैं। दुनिया पर अब दूसरी ताकतों का राज है, इसलिए मार्शल आर्ट्स हर साल और भी भुला दी जा रही है। उसने सोचा कि ये समझाना इस बात से बेहतर है कि ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। युरांग ने उलझन में गौर किया कि यहाँ लंबे समय तक रहने के कारण उसका समय का बोध बिल्कुल सुस्त हो गया है। जाहिर है, उसकी सोच से कहीं ज्यादा साल बीत चुके हैं। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वो पहले से ज्यादा अकेला लग रहा है, पर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जियोंग जल्द ही आएगा और उसका दोस्त बन जाएगा। उसने उसे एक पैकेट थमाया और कहा कि उसे नहीं पता कि इससे उसे सुकून मिलेगा या नहीं, पर यह बाहर की दुनिया का एक तोहफा है। ये एक हेल्थ टॉनिक था। बूढ़े ने उसे लिया, चखा और स्वाद से अजीब सा चेहरा बनाकर पूछा, क्या बाहर की दुनिया में कोई कोड़ फैला है? बेचारे लोग, उन्हें ऐसी भयानक चीजों से अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। उसके जमाने में वे तलवारें चलाते थे और 50 साल पुराना वाइल्ड जिनसिंग साइड डिश के तौर पर खाते थे। दुनिया को क्या हो गया है? एमसी ने सोचा कि ये ऐसे इंसान हैं जिन्हें लोगों की नसें छेड़ने में मजा आता है। उसने अपने बैकपैक में हाथ डाला और कहा कि उसे लगा था कि उन्हें कुछ मीठा पसंद आएगा। युरांग को ताज्जुब हुआ कि क्या वो उसे छोटा बच्चा समझता है। प्रोटैगनिस्ट ने पैकेट निकाला और समझाया कि इसे चॉकलेट कहते हैं। बाहर की दुनिया में लोग इसे तब खाते हैं जब ठंड होती है। बदकिस्मती से यहाँ का मौसम हमेशा ऐसा ही रहता है। बूढ़े ने कहा कि इसका रैपर कितना सुंदर है। खाना, खैर, आजमा कर देखा जा सकता है। उसने एक टुकड़ा खाया और स्वाद की तारीफ करते हुए एक गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि ये खाने लायक है। अगर उसके पास और हो तो उसे यहाँ लाना चाहिए। थोड़ी देर बाद युरांग का पेट भर गया और उसने कहा कि बाहर की दुनिया में कितना शानदार खाना है। एमसी ने सोचा कि उसने उसका सारा स्टॉक खत्म कर दिया। उसे हैरानी हुई कि वो अपनी भूख कैसे मिटाता था। बूढ़े ने जवाब दिया कि जब से वो मास्टर बना है, उसे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस स्वाद के लिए खाता है। क्या उसके पास कुछ और है? प्रोटैगनिस्ट चिढ़ते हुए सोचने लगा कि वो घर कब जा पाएगा। खैर, उसे लगा कि खाने ने उन्हें उनके अकेलेपन से भटका दिया और ये अच्छी बात थी। यूरैंग ने एक पोज बनाया और कहा कि जो उसने बताया उस हिसाब से मिन डायनेस्टी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। मार्शल आर्ट्स विलुप्त हो गई है और दुनिया में मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि ये सच है। मुरिव की जगह अब हंटर्स आ गए हैं। बूढ़े ने कहा कि उसने यहां बिताए दिनों की गिनती छोड़ दी है। जब से वो यहां आया है, वो बस असेंडिंग मतलब मोक्ष या ऊपर जाने के बारे में सोच रहा है।
क्योंकि उसने डैंटियन का रास्ता खोल दिया है तो उसे ही एकमात्र मार्शल आर्टिस्ट माना जाएगा, है ना? एमसी मान गया और आगे सुनने लगा। यूरैंग ने बताया कि जिन्होंने मार्शल आर्ट्स मास्टर की है और जिन्होंने नहीं, उनकी ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करने वाला है? उसने जवाब दिया कि वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीने की योजना बना रहा है। उसे ये बात पसंद आई कि ज्यादा पीने के बाद भी उसे हैंगओवर नहीं होता। उसने सोचा कि ये तब काम आएगा जब उसे सुबह जल्दी जागना होगा। साथ ही लंबे समय तक बैठकर गेम्स खेलने के बाद उसकी पीठ में दर्द नहीं होगा। बूढ़े ने गौर किया कि उसने अभी तक उसका नाम नहीं पूछा था। एमसी ने अपना परिचय दिया और अपना बैकपैक पहनने लगा। यूरैंग ने उसे देखा और सोचा कि वो बस एक टीचर है जो बच्चों को बेसिक्स सिखाता है। उसे नहीं लगा कि अगर वो उसे अपना ज्ञान दे देगा तो वो कोई बेवकूफ़ी भरा काम करेगा। उसने गर्व से घोषणा की कि वो स्वॉर्ड किंग है, वो मास्टर जिसने ड्रैगन को मारा और एम्परर को बचाया। वो उसे अपना शिष्य बनाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया कि वो मना करता है। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ और पूछा कि क्या उसने गलत सुना। उसने जवाब दिया कि नहीं, वो वाकई उसका शुक्रगुजार है, पर उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसका इतना मजबूत बनने का कोई इरादा नहीं है। उसने उसकी मुश्किल समय में मदद की ताकि वो अपनी लाइफ में वापस जा सके। यूरैंग ये जानकर शॉक्ड था कि अगर वो उसका शिष्य बन गया तो पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी, पर उसने उसकी अटल निगाहें देखीं। खैर, ऐसी बात है तो जाने दो, उसे अपने असेंशन की तैयारी करनी थी। एमसी ने सिर झुकाया और कहा कि इतने महान इंसान से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात थी। बूढ़े ने कहा कि उसे बहुत खेद है। उसने सोचा था कि अपनी मौत से पहले वो दुनिया के लिए कुछ छोड़ पाएगा। प्रोटैगनिस्ट दंग रह गया और सोचने लगा कि नॉवल के प्लॉट के हिसाब से उसे ये दुनिया छोड़नी ही होगी, पर किस मोड़ पर? उसने उसे आवाज दी और पूछा कि क्या वो सच में यहां से स्वर्ग जा सकता है? यूरैंग ने जवाब दिया कि एक निश्चित स्तर की प्रबुद्धता, स्किल और पुण्य प्राप्त करके ये मुमकिन है। उसने स्किल का मैक्सिमम लेवल लगभग पा लिया था। उसकी मदद करके उसने पुण्य कमा लिया था। बस थोड़ी सी प्रबुद्धता बची थी और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता। उसे पीछे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एमसी शौक में खड़ा हो गया और पूछा कि क्या वो सच में पीछे कोई ज्ञान, जैसे कि कोई किताब नहीं छोड़ने वाला? बूढ़े ने चिढ़ते हुए पूछा, किताबें छोड़ने क्यों जब कोई उन्हें पढ़ेगा ही नहीं? वैसे भी बाहर की दुनिया में मार्शल आर्ट्स को कब का भुला दिया गया है ना? इसका मतलब है कि कोई भी इसके सार को समझ नहीं पाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसने किताबें ना छोड़ने की संभावना के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके यहाँ आने से नॉवेल के प्लॉट में एक बड़ा छेद हो जाएगा। अगर ये बूढ़ा अपनी विरासत पीछे नहीं छोड़ता तो जियोंग कभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब है कि उसकी कभी डोहान के साथ राइवलरी नहीं होगी और बदले में डोहान के पास मजबूत बनने की कोई वजह नहीं होगी। अंत में ये दुनिया तबाह हो जाएगी। उसने सोचा कि ये नॉवल की एक साधारण सी घटना थी, पर वो कितना गलत था। प्रोटैगनिस्ट ने उत्साह में उसे पुकारा और कहा कि वो गलत था, उसे अपना स्टूडेंट बना ले। यूरैंग ने गौर किया कि वो थोड़ा अजीब है, इतनी जल्दी अपना मन बदल लिया। एमसी ने जवाब दिया कि वो पछताएगा नहीं, उसका मार्शल आर्ट्स का ज्ञान जीवित रहेगा। वो उससे विनती करता है कि वो उसे अपना शिष्य बना ले और अपना ज्ञान उसे दे दे। उसने सोचा कि सुखी जीवन जीने का यही एकमात्र रास्ता है। बूढ़े ने उसे देखा और नोटिस किया कि उसकी नजरों में दृढ़ता, डिटर्मिनेशन थी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो जब भी यहां आएगा बाहर की दुनिया से खाने का तोहफा लाएगा। यूरैंग तुरंत चिल्लाया कि ट्रेनिंग मुश्किल होगी, क्या वो इसके लिए तैयार है? प्रोटैगनिस्ट मान गया और सोचने लगा कि उसे अपने खाली समय की कुर्बानी देनी होगी। ऑनर डुएल के बाद पूरा स्कूल हलचल में था। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे एक इंस्ट्रक्टर जिसने हंटर स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं की थी, उसने एक एलीट स्पीयर मास्टर को हरा दिया। उस डुएल में जनरल एजुकेशन के टीचर्स और वे भी शामिल थे जो हंटर्स के लिए मैंडेटरी हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि टीचर यानसुक उस दिन इतने खुश थे। सभी टीचर्स हालिया डुएल के बारे में फुसफुसा रहे थे। एक लड़की ने कहा कि उसने सुना है कि जो टीचर्स हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुए हैं उनके लिए कोटाज होते हैं। आदमी ने जवाब दिया कि सच कहूं तो उसे लगा था कि अनपढ़ हंटर्स में से किसी के पास ऐसी स्किल्स नहीं होंगी। शिन्युक का परफॉर्मेंस देखकर उसने अपना इरादा बदल लिया। वैसे उसे लगता है कि उसने डुएल जीतने के बदले कुछ नहीं मांगा। इस टीचर की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल फरिश्तों जैसी है। एमसी ने यह सुनकर सोचा कि वो डुएल जीतने के इनाम के बारे में बताना ही भूल गया। हालांकि आसपास के लोगों की नज़रों में सम्मान देखकर वो बहुत खुश था। वो अपने सपनों की लाइफ के एक कदम और करीब था। उसने क्लासरूम का दरवाज़ा खोला और सोचा कि वो वीकेंड्स पर उस बूढ़े आदमी से मिलेगा और वीकडेज पर अपनी लाइफ पर पूरी तरह फोकस करेगा। जब प्रोटैगनिस्ट क्लास में दाखिल हुआ तो सभी बच्चों ने 3 बार झुककर उसे ग्रीट किया। वे तारीफ करते हुए कहने लगे कि उन्होंने डुएल के रिजल्ट्स के बारे में सुना है। उन्होंने ये कैसे किया?
उन्होंने न केवल अपने विरोधी को हराया बल्कि उसे धूल चटा दी। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से पूछा, उन्हें कैसे पता चला? क्या स्टूडेंट्स के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है? एक स्टूडेंट ने खुशी से जवाब दिया कि जिनसू नाम के स्टूडेंट का भाई मिडिल स्कूल में टीचर है। स्टूडेंट ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो उन्हें कुछ नहीं बताएंगे? एमसी ने आह भरी और कहा कि उन्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वे अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलें, आज थ्योरी की क्लास है। उसने सोचा कि अपनी पिछली लाइफ के मुकाबले अब उसके पास एक अच्छी जॉब और एक स्वस्थ शरीर है। वो अपनी स्टेबल लाइफ की खुशी को बहुत संभाल के रखेगा। सुकून भरी लाइफ के मजे लेते हुए कई घंटे बीत गए। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट बफे पर आया और वर्कर से कहा कि उसकी प्लेट में थोड़ा और खाना डाल दे। उसने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया कि इसकी इजाजत नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और आखिरकार वर्कर ने थोड़ा और खाना डाल ही दिया। प्रोटैगनिस्ट ने खुशी से सोचा कि आज उसका लकी डे है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने 2 एक्स्ट्रा सॉसेजेस झपट लिए। ये शायद शिनयुक की लोकप्रियता की शुरुआत थी। अचानक चिसोरा उसके पास आई और कहा कि ये जगह खाली है। वो एक टीचर है ना? शिनयुक, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाता है, सही ना? एमसी ने देखा कि उसके पास सॉसेजेस का बड़ा ढेर था और हैरानी से जवाब दिया कि हाँ, वो वही है। उसे इतने सारे सॉसेजेस कैसे मिले? खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो मुझे कैसे जानती है? लड़की मुस्कुराई और बोली कि वो ज्यादा परेशान ना हो वरना उसे ऑकवर्ड महसूस होगा। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं है, इसलिए वो उससे इनफॉर्मली बात कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट को हैरानी हुई कि क्या वे सच में एक दूसरे को जानते हैं। आमतौर पर जब वो किसी जानने वाले से मिलता है तो यादें वापस आ जाती हैं। सोरा ने पूछा कि क्या वो सच में उसे नहीं पहचानता। अगर ऐसा है तो उसे थोड़ा बुरा लगा। लड़की ने अपना नाम बताया और खाना खाने लगी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि उसने ये नाम कहीं देखा है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में सोरा की कॉलीग? सही पकड़े। उसने उसका नाम लिया और लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसने उसे पहचान लिया। हाँ, पिछली मुलाकात के बाद से वो काफी बदल गई है। उसने नहीं सोचा था कि वे टीचर्स बनेंगे, और वो भी एक ही स्कूल में। एमसी ने उत्साह में सोचा कि पक्का ये वही नंबर है जो उसके फोन में सेव था। ये एक कॉलीग थी। पर यादें वापस क्यों नहीं आईं? शायद इसलिए क्योंकि वो उसे पहले से जानता था। सोरा उस क्लास की टीचर्स में से एक है जहां नॉवल का मेन कैरेक्टर पढ़ता है। सेकेंड वॉल्यूम में वो एक की कैरेक्टर है, क्योंकि ये औरत इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एंटागनिस्ट्स की मेंबर है। एक सिस्टम विंडो आई जिसने बताया कि शिन ह्यूक की यादें वापस आ रही हैं। एंटागनिस्ट्स या छोटे में एंट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हंटर्स के खिलाफ है। उन्होंने अनगिनत हंटर्स को खत्म किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनके फिजिकल स्किल्स कमाल की हैं और जो तेजी और सटीकता से काम करते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। सोरा ने उसे आवाज दी और पूछा कि उसके चेहरे को क्या हुआ। उसने कहा कि वो यहां वैसे ही रह सकता है जैसे वो आमतौर पर रहता है, कुछ बुरा नहीं होगा। एमसी ने सोचा कि ये अजीब है। आखिरकार उसने नॉवल अंत तक पढ़ी थी। उसे याद नहीं कि कहीं भी ऐसी जानकारी थी कि शिनजुक भी एंट्स का मेंबर है। तभी एक सिस्टम विंडो आई जिसने बताया कि एक एक्स्ट्रा चैप्टर खुल गया है। इस मोड़ से एंट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक असैसिन शिनजुक की कहानी शुरू होती है। प्रोटैगनिस्ट ने डरते हुए सोचा, असैसिन, हत्यारा, वो आखिरकार कर क्या रहा था? उसे याद है कि उसने नॉवेल को बहुत ही ध्यान से अंत तक पढ़ा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका ध्यान इस बात पर ना गया हो कि शिनह्युक इस खतरनाक संगठन का हिस्सा है। रुको, शायद ये कुछ और मामला है। उसे याद आया कि नॉवेल खत्म होने के बाद लेखक के एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वो इसके सीक्वल पर काम कर रहे हैं। लेखक ने कहा था कि सीक्वल में वो सारे मोमेंट्स होंगे जो मेन स्टोरी में शामिल नहीं थे। तभी एक सिस्टम विंडो सामने आई जिसमें लिखा था कि पढ़ने के लिए एक एक्स्ट्रा चैप्टर उपलब्ध है, शिनयुक प्रोलॉग। एमसी ने बड़े उत्साह में सोचा कि इसे अभी के अभी खोलो। एक और सिस्टम विंडो आई और शिनह्युक की यादें तेजी से वापस आने लगीं, जो एंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक असैसिन था। गिल्ड में रहने के दौरान उसका एक साथी था जिसका नाम किम चैंग सू था। वही वो इंसान था जिसने उस अनाथालय की डायरेक्टर की रिपोर्ट की थी जहां वे दोनों पले बढ़े थे। 2 साल पहले माउंट ग्वानॉक के पोर्टल में एक और मिशन पूरा करने के बाद वे दोनों साथ लौट रहे थे। अचानक पोर्टल फट गया और उसमें से कई तरह के मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। उन्होंने तुरंत गिल्ड मेंबर से संपर्क किया, पर वे किसी और बड़ी घटना में बिजी थे। शिनह्युक और चैंगसू एक दूसरे के लिए सगे भाइयों जैसे थे। उस दिन शिनह्युक ने अपने सबसे प्यारे इंसान को हमेशा के लिए खो दिया। जब सब खत्म हो गया तो गिल्ड ने सफाई दी कि उनके पास मदद भेजने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त शहर में भी मॉन्स्टर्स का हमला हुआ था, इसलिए उन्होंने 2 लो रैंकिंग हंटर्स की बलि देना ही सही समझा। पर शिनह्युक अच्छी तरह जानता था कि ये सब उनके साथ भेदभाव की वजह से हुआ है, क्योंकि वो और उसका साथी एक नॉर्मल स्कूल से पढ़कर आए थे। इस असली वजह को जानने के बाद उसने ओवरसीज ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। चीन में 1 साल का मिशन पूरा करके लौटने के बाद शिनह्युक उस गिल्ड को छोड़ना चाहता था।
पर ठीक उसी वक्त सोरा उसके सामने आई और उसने उसे एंटिस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का ऑफर दिया। एमसी ने ये सब पढ़ने के बाद सोचा कि इन एक्स्ट्रा चैप्टर्स का प्लॉट तो बहुत ही ज्यादा डार्क है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सेकेंडरी कैरेक्टर के पीछे इतनी बड़ी कहानी छिपी होगी। सिस्टम विंडो में कहानी आगे बढ़ी कि शिनह्युक को इस लड़की से प्यार हो जाता है और वो बिना सोचे समझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है। यहाँ तक कि वो अपनी मेहनत की कमाई भी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए दान कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिनह्युक ने सोरा को अपने दिल की बात कही थी, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी खुद को कूल दिखाने के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन में रहने का फैसला किया और उसे लगातार स्पॉन्सर करता रहा, और उसी के करीब रहने के चक्कर में उसने हंटर स्कूल में नौकरी करने का फैसला किया। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि ये बेवकूफ किस तरह के खेल में फंसा था। चैंगसू का क्या हुआ, अपने साथी के इंतकाम का क्या हुआ? अचानक सोरा ने उसे टोकते हुए पूछा कि क्या वो ठीक है। प्रोटैगनिस्ट ने घबराकर जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। उसने फिर पूछा कि क्या ये सच है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था। एमसी थोड़ा मुस्कुराया और सोचने लगा कि अगर वो उसकी जगह होती तो क्या वो हैरान नहीं होती। उसे लगा था कि आखिरकार उसकी लाइफ में अच्छे दिन आए हैं, पर पता चला कि वो तो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। वो तो सच में पागल हो जाएगा। लड़की ने आगे कहा कि वो जानती है कि उसके पास क्या स्किल्स हैं, पर एक हंटर स्कूल में नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। जब उसने बताया था कि वो गिल्ड छोड़ रहा है और स्कूल ज्वाइन कर रहा है, तो उसे लगा था कि इसमें कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। प्रोटैगनिस्ट ने बड़े उत्साह में मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वाकई ऐसा है। उसने सोचा कि उसने इंटरव्यू एक ही बार में क्लियर कर लिया था। ऐसा लगता है कि वो इस लड़की को वाकई बहुत ज्यादा पसंद करता था। सोरा ने पूछा कि उसकी स्कूल लाइफ कैसी चल रही है, क्या उसे यहाँ काम करना अच्छा लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ ठीक ही है, अभी सेमेस्टर की शुरुआत है, इसलिए कुछ भी पक्का कहना मुश्किल है। सोरा ने थोड़ी नाराजगी से पूछा कि उसने इतने दिनों से उससे कोई संपर्क क्यों नहीं किया। कम से कम ये तो बता देता कि उसे नौकरी मिल गई है। उसने कहा कि उसे बुरा लगा कि उसने ना कोई कॉल किया और ना ही कोई टेक्स्ट। एमसी ने कांपते हाथों से माफी मांगी और बहाना बनाया कि वो बहुत ज्यादा व्यस्त था। उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा ही हुआ कि उसने कॉल नहीं किया, वरना कोई बड़ी गलती हो जाती और सब बहुत ऑकवर्ड हो जाता। लड़की ने कहा कि उसे पक्का यकीन था कि उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। वैसे उसने ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दान करना क्यों बंद कर दिया है? उसने सुना है कि उसने इस महीने एक भी पैसा नहीं भेजा। प्रोटैगनिस्ट बहुत डर गया और सोचने लगा कि जिस चीज के बारे में उसे पता ही नहीं था, उसके पैसे वो कैसे देता। उसके बैंक अकाउंट की हिस्ट्री में तो ऐसे किसी पेमेंट का जिक्र नहीं था। नहीं, ऐसे वक्त में उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। वो उन्हें खुद को लूटने नहीं दे सकता। उसने पूछा कि क्या वो इस दान को देने से मना कर सकता है। सोरा ने जवाब दिया कि उसने पहले ही बहुत ज्यादा दान कर दिया है, और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए ये कोई जरूरी शर्त नहीं है। एक टीचर की सैलरी वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होती। उसने साफ किया कि एंट्स ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी को दान के लिए मजबूर नहीं करता। एमसी ने सोचा कि शिनयुक सच में गधा था। उसने इस चैरिटी के नाम पर कितने पैसे बर्बाद किए होंगे। लड़की ने आगे कहा कि वो फिक्र न करे, ऑर्गेनाइजेशन को उसकी हालत पता है। उसे पूरा यकीन है कि जब से उसने उस हंटर को हराया है, जो लगभग ए रैंक का था, तब से उसका रैंक जरूर बढ़ गया होगा। उसने कहा कि तुम्हारे जैसे इंसान से मदद मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। उसने साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने का ऑफर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये ऑर्गेनाइजेशन असल में दुनिया को तबाह करना चाहती है। अक्सर एकेडमी नॉवेल्स में जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस छिपे होते हैं, उनका एक ही मकसद होता है, एक्सट्रीमिज्म। हालांकि एंट्स एक क्रिमिनल संगठन है, पर वे बिना किसी वजह के लोगों को नहीं मारते। वे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वे अभी पूरी तरह हंटर नहीं बने हैं। शायद सोरा का असली काम स्टूडेंट्स को बहला फुसलाकर ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। उसने ये सारे अंदाजे अपनी पढ़ी हुई बातों के आधार पर लगाए। पता नहीं इन एक्स्ट्रा चैप्टर्स में और कौन कौन से गहरे राज छिपे होंगे। उसने बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ उससे पूछा कि क्या वो उसे एक बार याद दिला सकती है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। लड़की ने कहा कि उसे सबसे पहले स्कूल के माहौल में ढलने पर ध्यान देना चाहिए और नए दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो तो ठीक है, पर क्या ऑर्गेनाइजेशन के असली प्लान्स के बारे में जानना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? अगर उसे थोड़ा बहुत पता होगा तो वो समझ पाएगा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसे क्या करना है। सोरा जाने लगी और उसने जवाब दिया कि वो फिक्र न करे, ये बस थोड़े समय की बात है। हाई स्कूल में वो अकेला ही है, इसलिए सब कुछ ठीक रहेगा। उसने सुझाव दिया कि उन्हें अब अक्सर मिलना चाहिए। हर महीने के आखिरी मंगलवार को मिलना कैसा रहेगा? एमसी ने फिर से उलझन में पूछा, आखिरी मंगलवार? लड़की ने समझाया कि मंगलवार को कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट नहीं होता, इसलिए वे आराम से डिनर पर मिल सकते हैं।
उसने कहा कि अब वो जा रही है और वे फिर मिलेंगे। सोरा के जाने के बाद प्रोटैगनिस्ट काफी गहराई से सोचने लगा। कुछ समय बाद अपने मास्टर के साथ उसकी ट्रेनिंग बहुत ही सही तरीके से शुरू हो गई। उसने एक बिगिनर के तौर पर अपनी सारी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। मास्टर यूरांग वाकई बहुत दयालु थे और उनका मार्शल आर्ट्स का ज्ञान पाना उसके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। बूढ़े मास्टर ने कहा कि उसने दैंटियन का रास्ता खोलने में उसकी मदद की है, पर अब से उसे सब कुछ खुद ही संभालना होगा। मास्टर ने उसे सख्त चेतावनी दी कि अब से उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करना है, बल्कि अपना पूरा ध्यान शरीर के अंदर इंटरनल एनर्जी को घुमाने पर लगाना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? एमसी चुपचाप बैठा मेडिटेट करता रहा। मास्टर यूरांग ने चिढ़कर उसके सिर पर एक जोरदार चपत लगाई और फिर पूछा कि क्या उसे समझ आया। एमसी जोर से चिल्लाया कि आप लगातार बोल रहे हैं, इसी वजह से मैं बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। बूढ़े मास्टर ने जवाब दिया कि यह तुम्हारी समस्या है कि तुम ध्यान नहीं लगा पा रहे। तुम्हारी एनर्जी की फ्लो बीच बीच में टूट रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या आप ये सब देख सकते हैं? मास्टर यूरांग ने समझाया कि एनर्जी का सर्कुलेशन सांस लेने जितना ही नेचुरल और आसान होना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान छोटी छोटी चीजों की तरफ भटकेगा तो ये बहाव बार बार टूटेगा। एमसी ने बताया कि सच कहूं तो वो अपनी असलियत और अपनी पहचान को लेकर थोड़ा चिंतित है। बूढ़े मास्टर ने कहा कि बताओ क्या बात है, वो उसे अपनी बुद्धिमत्ता से रास्ता दिखाएगा। उसने पूछा कि मुझे देखकर आपको क्या लगता है, मैं एक अच्छा इंसान हूं या कोई बुरा विलन? मास्टर यूरांग चिल्लाकर बोले कि उन्हें ये कैसे पता चल सकता है। प्रोटैगनिस्ट चिढ़कर सोचने लगा कि ये बूढ़ा उसे कितना ज्यादा परेशान करता है। मास्टर ने आगे कहा कि तुम अभी बस एक दयनीय परजीवी की तरह हो। तुम्हारी लाइफ की अभी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसने यमराज से अगली लाइफ में सिर्फ सुंदरता मांगी थी। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम अच्छे बनोगे। तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी असली पहचान तय करती है। पहाड़ों और तलवारों के जंगल के कानून के मुताबिक जंग में वही बचता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और हारने वाले को इतिहास के पन्नों में बुरा ही लिखा जाता है। पुराने वक्त में मुसीबत पैदा करने वाले लोग बहुत कम समय तक जी पाए थे। बिना असली ताकत के अच्छाई और बुराई सिर्फ एक धोखा है। तो क्या मेरी बातों ने तुम्हारी कोई मदद की? एमसी ने बड़ी हैरानी से उनकी बात मान ली और उन्हें शुक्रिया कहा। मास्टर यूरांग ने कहा कि अब जाओ और मेरे लिए थोड़ी चॉकलेट लेकर आओ। वो उनके आदेश को पूरा करने के लिए निकल पड़ा और सोचने लगा कि मास्टर की बातों ने वाकई उसके दिल के तारों को छू लिया है। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट एक कैफे में सोरा से मिला और सोचने लगा कि मुसीबत पैदा करने वाले लोग कभी ज्यादा नहीं टिकते। उसका सपना तो सिर्फ स्टॉक्स में पैसे कमाकर एक लंबी और बहुत ही आरामदायक लाइफ जीना है। उसे इन सारी बातों, एक्सट्रीमिज्म, हत्या और इंतकाम से कोई मतलब नहीं है। वो इस दुनिया को बदलने के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। लड़की ने बड़े ताज्जुब से पूछा कि आखिर बात क्या है? वे तो हर महीने के आखिरी मंगलवार को मिलने वाले थे। प्रोटैगनिस्ट ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा कि वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या वो एंट्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकता है? सोरा ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपना कांटा पलटा और बिजली की रफ्तार से उसके सिर पर एक जानलेवा हमला करने की कोशिश की। कैफे में बैठे सभी लोग बड़ी हैरानी और डर के साथ उनकी तरफ मुड़ने लगे। एमसी डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। वो जानता था कि उसे ये बात पसंद नहीं आएगी, पर उसमें ऐसे खतरनाक रिएक्शन की उम्मीद कभी नहीं की थी। लड़की ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि उसे लगता है कि अब उसे सब कुछ ठीक से समझाना चाहिए, वरना वो इस कांटे से उसके चेहरे पर एक छेद कर देगी। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं सब बताऊंगा, पर पहले इसे मेरे चेहरे से हटाओ और हमें ये जगह बदलनी चाहिए। यहाँ लोगों का ध्यान हमारी तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। पास ही बैठी एक लड़की ने अपने पार्टनर की तरफ मुड़ते हुए धीरे से कहा, देखो, लगता है उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है। लड़के ने जवाब दिया, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे धोखा देना उतनी बुरी बात भी नहीं है। लड़की भड़क गई और बोली, जरा तुम मुझे धोखा देकर देखो, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। लड़के ने सहम कर कहा कि उसने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ उठाए और कहा कि पहले उन्हें उसकी कार में चलना चाहिए। उसे कुछ दिखाना है। कुछ समय बाद वे कार में जा रहे थे। सोरा ने कहा, तुमने कहा था कि तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की वजह बताओगे, पर इसके लिए हम इंचान क्यों जा रहे हैं? उसने जवाब दिया कि उसे नहीं लगा कि वो उसकी बातों पर यूं ही यकीन कर लेगी।
उसे बस थोड़ी देर सब्र रखना चाहिए। पीछे की सीट पर बैठी सोरा ने फिर से कांटा उसकी गर्दन पर टिका दिया और कहा कि गाड़ी चलाते वक्त ही उसे सच बता देना चाहिए। वो हैरान था और सोचने लगा, क्या ये कांटा अपने साथ ही ले आई? जब उसने गर्दन पर कांटा चुभाया तो उसने माथे पर शिकन लाते हुए जवाब दिया, ठीक है। उसने बताना शुरू किया कि शुरुआत में वो एंटस में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसके साथ भेदभाव हुआ था, पर स्कूल में नौकरी मिलने के बाद उसका नजरिया थोड़ा बदल गया। लड़की ने तंज कसा कि उसने सिर्फ एक डुएल जीता है, इससे उसकी राय नहीं बदल सकती। उसने सोचा कि ये लड़की उसे अपनी बात पूरी ही नहीं करने देती। उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि उसका फैसला सिर्फ उस डुएल की वजह से नहीं है, पर हाँ, वो घटना एक बड़ी वजह जरूर थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा कि उसे एहसास हो गया है कि ताकतवर बनने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रहना जरूरी नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन की सोच उसकी सोच से बहुत अलग है। वो एक्सट्रीमिज्म का समर्थन नहीं करता और लोगों को मारना उसके बस की बात नहीं है। सोरा ने कहा कि उसने शुरू से ही कहा था कि वे एक्सट्रीमिज्म नहीं कर रहे, सरकार कर रही है, और जिन लोगों को वे मार रहे हैं वे मरने के ही लायक हैं। शिन्युक ने जवाब दिया, दुनिया ऐसे काम नहीं करती। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और चिल्लाई, पर तुम तो ऐसा कुछ नहीं करते, तो क्या तुम सिर्फ इसलिए डरे हुए हो कि तुम्हें किसी को मारने का काम दे दिया जाएगा? उसने पसीने से तरबतर होकर जवाब दिया कि हाँ, वो डरा हुआ है, वो सच में डरा हुआ है। उसने गुजारिश की कि वो प्लीज वो कांटा हटा ले। लड़की ने उसे डरपोक कहा और कांटा उसकी गर्दन से हटा लिया। उसने सोचा कि ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था, पर वो जानता था कि इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। इसके बाद उसने उसे इंटरनेट पर कुछ खबरें सर्च करने को कहा। उसने कहा कि उसे सर्च इंजन में हंटर प्रशासन के डिप्टी डायरेक्टर मिन योंग गुक की हत्या टाइप करना चाहिए। लड़की ने कहा, योंग, क्या वो वही बेवकूफ नहीं है जिसने सरकारी बजट से अरबों रुपए चुराए थे? वो तो मरने के ही लायक था। प्रोटैगनिस्ट ने बताया कि उसकी मौत एक ट्रक के साथ टक्कर की वजह से हुई थी। उसके अलावा एक और इंसान मारा गया था, कार का ड्राइवर मिस्टर किम मो, जिसने बहुत समय पहले अपनी पत्नी को खो दिया था और वो अपनी बेटी के साथ अकेला रहता था। उसके पास कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी, पर कभी कभी वो हंटर प्रशासन में पार्ट टाइम काम के लिए चला जाता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या मिस्टर मो का योंगगुक के भ्रष्टाचार से कोई लेना देना था? लड़की ने मना कर दिया। ली सोआ हंटर वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर हीरोइन है, एक ऐसी अटूट कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर्स के साथ एक लव ट्रायंगल बनाती है। वो नॉवल के दूसरे भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस बदकिस्मत दिन ड्राइवर के रूप में उसके पिता ही योंगगुक की कार चला रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने बताया कि एंटस ने योंगगुक के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और दावा किया कि उन्होंने ही उसे मारा है। लोगों का रिएक्शन बहुत गंभीर था। कुछ ने ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन किया, हालांकि मिस्टर मो की मौत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सोरा ने कहा कि उसे यकीन है कि ये कोई गलती हुई होगी, क्योंकि एंटस कभी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो इस नियम को जानता है। उसने सोचा कि उसे उससे एक सवाल पूछना चाहिए। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में सीरियस हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मिस्टर मो अकेला ऐसा शिकार हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट के पास मौजूद था? उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि वो सब समझ गई है, पर जानबूझकर सच से अपनी आंखें फेर रही है। उसे लगा कि उसका दांव काम कर गया है और अब से वो एक आजाद और सुकून भरी लाइफ जी पाएगा। सोरा ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि जब तुमने प्रपोज किया था तो मैंने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया था? वो हैरान था। अचानक उसने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, सच कहूं तो उसे अभी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने फिर से कांटा उसकी गर्दन पर लगा दिया और उसे सुनने को कहा। उसने झट से कहा, मैं तो खुशी खुशी तुम्हें सुनूंगा। उसने पूछा कि क्या उसे 15 साल पहले बड़े पैमाने पर पोर्टल्स के आने की घटना याद है? उस हादसे में उसके माता पिता मारे गए थे। उसने सोचा, तो ये बात है, जाहिर है ये कहानी भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स से है। उसने सहानुभूति जताते हुए कहा कि उनके लिए वो वक्त बहुत मुश्किल रहा होगा, पर उसका उसके प्रपोजल से क्या लेना देना। उसने कांटे को गर्दन पर और जोर से दबाया और उसे चुप रहकर अपनी बात जारी रखने को कहा। उसने बताया कि अगर हंटर समय पर पहुंच जाते तो वे माता पिता को बचा सकते थे। उसके इलाके में सबसे ज्यादा पोर्टल्स खुले थे, 4 डी रैंक और 2 सी रैंक। उनके इलाके को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी और हंटर एसोसिएशन पास में ही थी। इसके बावजूद वहां कोई नहीं आया, एक भी हंटर नहीं। जबकि एक अमीर इलाके में जहां सिर्फ 3 एफ रैंक पोर्टल्स खुले थे, वहां बड़े गिल्ड्स की दर्जनों एलीट हंटर टीमें मौजूद थीं। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये बिल्कुल शिन्युक वाली स्थिति जैसा है, पर अगर ऐसा सच में हुआ था तो जनता को गुस्सा होना चाहिए था। उसने सोचा कि क्या नॉवेल में ऐसा कुछ था? सोरा ने बताया कि ये घटना प्रेस तक कभी नहीं पहुंची, क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने पैसों के दम पर सबका मुंह बंद कर दिया था। अगर उसने खुद इसकी जांच ना की होती तो उसे कभी सच पता नहीं चलता। उसे समझ आया कि सोरा ने एंटिस क्यों ज्वाइन किया। फिर उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पूछा कि क्या ये अजीब है। वो उसे बताना चाहती थी कि उसने उसे क्यों मना किया था, पर वो अपने माता पिता के बारे में बात करने लगी। असल में उसने उसे इसलिए मना नहीं किया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसने बस अपनी सारी भावनाओं को भुलाकर सिर्फ इंतकाम पर ध्यान देने का फैसला किया था। फिर उसने ड्राइवर की सीट के हेडरेस्ट में कांटा घुसा दिया और चिल्लाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसने वादा किया कि जब वो अपने माता पिता का इंतकाम ले लेगी तो वो उसके साथ डेट पर जाएगी। वो चिल्लाया कि पहले वो ये कमबख्त कांटा फेंक दे। उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और सोचा, कौन से माता पिता चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी कट्टरपंथी संगठन में शामिल होकर सिर्फ इंतकाम के लिए जिए। अगर ये असली शिन्युक होता तो वो सोरा की मदद जरूर करता, पर मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ, वो खूबसूरत है, क्यूट है, पर दुनिया में उसके अलावा और भी बहुत सी औरतें हैं। उसने सोचा कि वो बस अपनी आंखें बंद करके उससे माफी मांग लेगा और अपनी खुशहाल लाइफ में वापस चला जाएगा। उसे नॉवल का पता है तो वो फ्यूचर जानता है। उसने मेन कैरेक्टर्स की समस्या तो सुलझा दी है। अब उसे बस सोरा और एंड्स ऑर्गेनाइजेशन से निपटना है और उसकी लाइफ मजे में कटेगी। लाइफ विल बी इन चॉकलेट। पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ही बॉडी में वापस आ गया है और शिनयुक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कुछ पूछा। वो हैरानी में मुड़ा और उसे पुकारा। ठीक उसी वक्त सोरा चिल्लाई कि रोड पर ध्यान दो। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और सोचा, धत तेरे की, हम बस अभी मरने ही वाले थे। पर अभी हुआ क्या था? सोरा ने कहा कि वो कांटा हटा लेगी, आखिरकार गाड़ी का स्टीयरिंग उसी के हाथों में है। उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि वो किससे इंतकाम लेने वाली है। वो हैरान हुई कि क्या उसका इरादा बदल गया। उसने जवाब दिया कि वो पहले उसके सवाल का जवाब दे। उसने सोचकर कहा, उस वक्त हंटर प्रशासन के डायरेक्टर किम इनहॉक थे, पर उसे नहीं लगता कि उन्होंने ही उस दिन हंटर्स को ना भेजने का आदेश दिया होगा। एमसी ने एक आह भरी और कहा कि अगर वो तब डायरेक्टर थे तो आप पक्का किसी ऊंचे पद पर होंगे। शिनयुक, तुम एक नाउमीद आशिक हो, होपलेस रोमांटिक। उसने पूछा कि क्या वे अब ये नाटक करेंगे कि उसने कभी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की बात नहीं की थी। उसने साफ किया कि वो एंड्स तो छोड़ देगा, पर उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। उसे ताज्जुब हुआ, इसका क्या मतलब है? तुम मेरी मदद कैसे करोगे? यहां तक कि एंड्स के मेंबर्स ने भी कहा था कि ये केस बहुत पेचीदा है। उसने कहा, तो वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे इनहॉक को पकड़कर तुम्हारे सामने ले आएंगे? उसने उम्मीद जताई कि शायद अभी नहीं, पर बाद में कभी। उसने पूछा, कब? ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कुछ खास जानकारी दी थी। इनहॉक, जो अब नेशनल असेंबली का मेंबर है, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में उसने पहले पढ़ा था। कहानी में जब तक वो प्रोटैगनिस्ट से नहीं मिला, वो तरक्की करता गया। 3 साल बाद प्रोटैगनिस्ट ही दुनिया के सामने लाएगा कि सोरा एक एंड्स मेंबर है और उसे उम्र कैद की सजा होगी। यानी 3 साल में ये औरत हमेशा के लिए जेल चली जाएगी। सोरा ने कहा कि अगर वो एंटोस के मिशन पूरे करती है तो वे पक्का, पर इससे पहले कि वो बात पूरी करती, प्रोटैगनिस्ट ने साफ कह दिया कि एंट्स कुछ नहीं करेगा। वो भड़क गई। तुम्हें क्या पता? उसने अपना सिर झुकाया और सोचा कि वो उसका फ्यूचर जानता है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किन लोगों के साथ उलझ गई है। फिर उसने पूछा कि जब तक तुम खुद नहीं देखोगी तुम्हें यकीन नहीं होगा, है ना? उसने कहा कि उसे मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। सोरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी होगी। यही उसकी शर्त है। सोरा ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? वो एंटाज में रहकर भी अपना इंतकाम ले सकती है। उसने साफ कह दिया कि वे मदद नहीं करेंगे। वो जानता था कि सोरा अपनी बात पर अड़ी रहेगी, इसलिए उसने कहा कि वहां पहुंचते ही उसका इरादा बदल जाएगा। सोरा ने पूछा कि आखिर वे जा कहाँ रहे हैं। उसने जवाब दिया कि वे एंस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग के एक सोर्स के पास जा रहे हैं। वे वहां अवैध नशीले पदार्थ, इल्लीगल सब्सटेंसेस खरीदने जा रहे हैं। कुछ समय बाद वे सही जगह पहुंच गए। कार से बाहर निकलते ही सोरा ने पूछा, क्या यही वो जगह है? ये तो बंद लग रही है। वे एक ड्राई क्लीनर की दुकान के सामने खड़े थे। एमसी ने कंफर्म किया कि यही वो जगह है, हालांकि वो भी यहां पहली बार आया था। उसने दरवाजा खोला और अंदर जाते हुए सोचा कि पहली नजर में ये एक मामूली दुकान लगती है, पर असलियत में ये चाइना टाउन के अंधेरे कोनों में छिपा एक नर्क है। ये ड्राई क्लीनर दरअसल एंड्स का एक स्टोर है जहां इल्लीगल सब्सटेंसेस बेचे जाते हैं। उसने क्लर्क के पास जाकर चीनी भाषा में पूछा, क्या वे पदार्थ बेचते हैं? क्लर्क ने हाथ समेटे और चीनी में ही पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शिनयुक ने कहा कि वो जानता है कि यहाँ क्या बिकता है, इसलिए वो अपने लिए कुछ खरीदने आया है। क्लर्क ने जवाब दिया कि पता नहीं किस पागल ने उसे यहाँ का पता दिया है। फिर उसने अपनी डेस्क के नीचे से एक चाकू निकाला और उसे प्रोटैगनिस्ट के चेहरे के पास ले जाकर कहा, सुन, हम थोक में बेचते हैं, फुटकर में कुछ नहीं मिलता। अगर मुसीबत नहीं चाहिए तो यहाँ से दफा हो जाओ। प्रोटैगनिस्ट हंसा और पूछा कि किस पागल ने पता दिया। दरअसल वो एक औरत थी। उसका नाम क्या था? मीन। उसने कहा कि वो मीन को यहाँ की सर्विस के बारे में जरूर बताएगा। वर्कर हैरान होकर हाथ ऊपर करते हुए पूछा, क्या तुम उसे जानते हो?
उसने झूठ बोलते हुए कन्फर्म किया कि वो उससे तब मिला था जब वो चीन में रहता था। उसने कहा कि जब उसने कोरिया में सेल्स पर्सन के बारे में पूछा तो मीन ने ही उसे इस ड्राई क्लीनर का पता दिया। ये सब एक कोरा झूठ था। मीन दरअसल एंड्स ऑर्गेनाइजेशन के चीनी बॉस की बेटी थी और जेनेसिस नाम के सिंथेटिक पदार्थ के ऑफिस की हेड थी। जाहिर है वो इतनी बड़ी हस्ती को नहीं जानता था, पर उसे सोरा को एंटॉज की असलियत दिखानी थी। उसने क्लर्क से पूछा कि अगर उसे यकीन नहीं है तो क्या वो खुद मीन से बात करना चाहेगा। उसने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि अगर उसका शक गलत निकला तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वर्कर घबरा गया और माफी मांगते हुए बोला कि वो अभी सब तैयार कर देता है। उसने पूछा तुम्हें कितना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने कहा जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा। वर्कर समझ गया और पूछा तो तुम जेनेसिस लेने वाले हो। उसने हाँ कहा और बेस्ट प्रोडक्ट लाने को बोला। वर्कर के जाते ही सोरा ने झुककर फुसफुसाते हुए पूछा कि वो चीनी में क्या बात कर रहा था। उसने जवाब दिया कि वो यहाँ इल्लीगल सब्सटेंसेस के लिए आए हैं। उसे लगा कि सोरा अपनी आंखों से देखकर ही यकीन करेगी। ये जगह चीन में बने नशीले पदार्थ बेचती है। सोरा हैरान थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एंड्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम भी करती है। सच तो ये था कि जेनेसिस के बारे में जानकारी तभी सामने आती है जब मेन कैरेक्टर चाइना टाउन में एंड्स ऑर्गेनाइजेशन से टकराता है। कुछ देर बाद व्यापारी कुछ बैग लेकर लौटा और बोला कि अभी बाजार शुरू ही हुआ है, इसलिए स्टॉक कम है। जितना मिला है वो 1 महीना चल जाएगा। उसने उम्मीद जताई कि शिनयुक मीन के सामने उसकी तारीफ करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने कहा ठीक है। फिर उसने कोरियन में बात करने का सुझाव दिया। वर्कर मान गया और पूछा कि क्या पीछे खड़ी लड़की उनकी बात समझ ले तो कोई दिक्कत तो नहीं। शिनयुक ने सोरा की तरफ इशारा किया और कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुद जेनेसिस की आदी है। वर्कर ने उसे गौर से देखा और सोरा ने पागलों की तरह हंसते हुए थम्सअप किया और कहा कि उसे जेनेसिस बहुत पसंद है। विक्रेता ने प्रोटैगनिस्ट के कान में फुसफुसाया कि अपनी सहेली को अब ये और न दे तो ही बेहतर है। शिनयुक सोरा की तरफ मुड़ा। वो शर्मिंदगी से लाल हो गया और बोला कि उसे नहीं पता था कि उसे जेनेसिस इतना पसंद है। वैसे उसने सुना है कि अगला बैच जल्द ही आने वाला है। वर्कर ने कहा कि कोरिया तक सामान पहुंचाने में वक्त लगेगा। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसे लंबा इंतजार करना होगा। वर्कर ने सलाह दी कि बेहतर होगा कि वो खुद चीन जाकर सीधा मिसेज मीन से सामान ले ले। सोरा फुसफुसा रही थी। उसे बात समझ नहीं आ रही थी, पर उसे शक हो रहा था कि कहीं ये सब दिखावा तो नहीं। शिन्युक ने पलटकर कहा कि उसे पता है कि सोरा को शक हो रहा है, पर क्या उसे सच में लगता है कि वो नाटक करेगा। उसने सोचा कि सोरा ने शायद ही चीन की ब्रांच या मीन के बारे में सुना हो। फिर वर्कर ने पूछा कि पेमेंट कैसे होगा। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा क्या कार्ड स्वीकार करते हैं। वर्कर हंसा और बोला कार्ड, तुम्हें क्या लगता है। एमसी ने कहा 3 महीने की किश्त, इंस्टॉलमेंट्स। वर्कर ने मना कर दिया, पर इससे पहले कि वो बात पूरी करता, प्रोटैगनिस्ट ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ा जिससे उसका दांत टूट गया और दोबारा कहा मैंने कहा 3 महीने। सोरा ये सब हैरानी से देख रही थी। शिन्युक ने विरोधी के दिमाग के उस हिस्से पर प्रहार किया था जिससे याददाश्त चली जाती है। अगर उसे शक हो कि वार सही नहीं लगा तो वो इंटर सेरिब्रल हेमरेज चेक करता। उसने फर्श पर पड़े मर्चेंट के सिर पर उंगलियां रखीं और कंफर्म किया कि उसे हेमरेज हो गया है। उसने सोचा कि ये अब एक जिंदा लाश बनकर ही जागेगा, पर उसे उस पर कोई दया नहीं आई। फिर उसने सोरा से पूछा तो क्या अब भी तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन पर यकीन है। सोरा ने हैरानी से पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला। उसने जवाब दिया कि वो ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए आया था ताकि जान सके कि ये कैसी जगह है। चीन में काम करते वक्त उसे पता चला था कि अंतास नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल है। उसने मन ही मन सोचा कि दरअसल उसने ये सब नॉवेल के 3रे वॉल्यूम में पढ़ा था। उसने सोचा कि यहाँ से गवाहों के आने से पहले निकलना होगा। वो इस जगह की रिपोर्ट पुलिस को नहीं करेगा क्योंकि उसे सिर्फ सोरा को यकीन दिलाना था। ऑर्गेनाइजेशन बस डीलर बदल देगी जिससे फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोरा ने एक आह भरी और कहा कि सब सच है। वो ऑर्गेनाइजेशन को उसके जाने के बारे में बता देगी। उसने चेतावनी दी कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। शिन्युक ने उसे जाने देने के लिए शुक्रिया कहा, पर जब वो आगे बढ़ी तो उसने उसे रोका। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। अगर सोरा अभी अंतास छोड़ देती तो फ्यूचर बदल जाता। उसे ऑर्गेनाइजेशन में तब तक रहना था जब तक उसकी पहचान प्रोटैगनिस्ट के सामने ना आ जाए। उसने पूछा कि क्या उसके पास ऐसा कोई मिशन है जिससे उसे जेल हो सके। सोरा ने मना कर दिया। वो अभी सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भर्ती करने का काम कर रही थी। उसने एक सांस ली और कहा ठीक है, हम इसे इस तरह करेंगे। अब से तुम एक डबल एजेंट बनोगी। सोरा हैरान थी। उसने समझाया कि वो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सबूत जुटाएगी ताकि भविष्य में वो बच सके। अंत में उसे एक ऐसा इंसान दिखाया जाएगा जिसने सिर्फ छोटे मोटे काम किए और कोई जुर्म नहीं किया। सोरा ने कहा कि अभी उसके पास पुलिस को देने के लिए कोई जानकारी नहीं है। उसने कहा कि तो फिर उसे जानकारी जुटानी होगी। अगर वो मुसीबत में फंसी तो सब उसके खिलाफ जाएगा। उसने सोचा कि शायद ऑर्गेनाइजेशन उसे खत्म करने की कोशिश करे, पर उसने ये बात उसे नहीं बताई।
सोरा शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली कि वो सच में उसे पसंद करता है। वो हैरान था कि बात प्यार पर कब आ गई। सोरा ने पास आकर कहा कि अगर उसके मन में फीलिंग्स नहीं होती तो वो उसकी मदद कभी नहीं करता। उसने अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाते हुए कहा कि वो जो चाहे सोच सकती है, और हाँ, अब उसे सियोल खुद ही वापस जाना होगा। सोरा ने अपनी तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या वो उसे डंप कर रहा है। उसने कहा कि उसे कहीं जरूरी काम से जाना है। सोरा ने फिर मजाक में पूछा कि क्या वो अब हार्ड टू गेट खेल रहा है। उसने सोचा कि ये लड़की उसे बहुत परेशान कर रही है। थोड़ी देर बाद वो मास्टर चियांग के पास पहुंचा। मास्टर ने देखते ही नोटिस किया कि वो लेट है। तुम्हारी आंखें अब साफ दिख रही हैं। लगता है बाहर की दुनिया में सब ठीक चल रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने झुककर कहा कि यह सब आपकी वजह से है। मास्टर ने कहा, बिल्कुल सच। अब लेट होने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उम्मीद है आज की ट्रेनिंग के लिए तुम तैयार हो। एमसी ने अपना बैकपैक खोला और कहा, वैसे मैं आज चाइना टाउन में था, इसलिए माफी के तौर पर आपके लिए ये बैम्बू लेकर लाया हूं। पर ट्रेनिंग बहुत हार्ड होने वाली है, इसलिए अभी नहीं पीना चाहिए। मास्टर यूरांग ने झट से कहा, दरअसल आज मेरी छुट्टी का दिन है। इसके बाद मास्टर ने जाम छलकाया और कहा, असली मजा तो बैम्बू लेकर और मापो टोफू में ही है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सिचुआन प्रांत से हूं? प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन सोचा, अभी एक सेकंड पहले तो कोई लेट होने पर भड़क रहा था। मास्टर ने जवाब दिया कि वो तो बस उसकी चिंता कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अगर वो थोड़ा और नर्वस होता तो मास्टर पक्का उसे पीट देते। यूरांग ने फिर पूछा कि क्या वो सच में ठीक है? तुम हमेशा ट्रेनिंग से जी चुराते थे, पर आज छुट्टी के दिन भी इतनी मेहनत कर रहे हो। अगर सूरज चौकोर निकल आए तो भी मुझे अचंभा नहीं होगा। एमसी ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा कि आपकी सलाह ने मेरी बहुत मदद की है और ये सब आपके लिए शुक्रिया के तौर पर है, इसलिए आप इसका मजा लीजिए। उसे सोरा से कही अपनी बात याद आई। उसने सोचा कि उसकी मदद करते वक्त पता नहीं उसे किन खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अनजानी स्थितियों के लिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। सोरा का डबल एजेंट बनने वाला हिस्सा नॉवल के प्लॉट में नहीं था। वो इतना ताकतवर तो था कि लगभग ए रैंक हंटर को हरा सके, पर अगर उसका सामना मीन जैसे किसी बड़े खिलाड़ी से हुआ तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। वो ये बात बिल्कुल भूल गया था कि असल में वो सिर्फ एक बी रैंक तलवारबाजी का इंस्ट्रक्टर है। अपनी इस हालत में किसी की मदद करना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, पर यह सिर्फ अभी के लिए है। नॉवेल के हीरो लीस को पहली कामयाबी एक सीक्रेट बुक से मिलती है जिसमें इंटरनल एनर्जी मजबूत करने का स्किल होता है। हीरो कई एलिक्सर पीकर उस सीक्रेट बुक के ज्ञान को निखारता है और ताकतवर बनता है, पर शिनयुक के साथ ऐसा नहीं था। उसका तो डैंटियन का रास्ता सीधा मास्टर ने ही खोल दिया था। मास्टर खाने का मजा लेते हुए बोले, जिसने भी ये बनाया है वो अपने काम का उस्ताद है। सच तो यह है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर एक बूढ़ा आदमी ही है। अगर तुम मुझसे सीखते रहे तो तुम खुद की हिफाजत कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मास्टर ने उसे आवाज दी और कहा कि उनका रामेन खत्म हो गया है। वो कुछ पैकेट और ब्लैक सॉस वाले नूडल्स ले आए। शिन्युक ने सोचा, सब्र रखो, ये भुक्कड़ इस दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है। उसने जवाब दिया, ठीक है, अगली बार ले आऊंगा। मास्टर ने चिप्स लाने की फरमाइश भी जोड़ दी। यूरैंग ने इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट से सॉस निकाला और उसे पकाने लगे। उसकी खुशबू प्रोटैगनिस्ट तक पहुंची और वो चिल्लाया, बस कीजिए, कितना खाएंगे? मास्टर ने पूछा, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं? वो भड़क गया क्योंकि पिछली बार वो पूरा बॉक्स लाया था और अब समझ आया कि सब इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया। यूरैंग ने कहा कि वो यहाँ हमेशा अकेले रहते हैं और बोरियत की वजह से खाते हैं। फिर उन्होंने स्टूडेंट के सिर पर एक चपत लगाई और चिल्लाकर कहा, वैसे भी तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मुझे नहीं समझ सकते। तुम मेरी तरह कई 100 सालों से भूखे नहीं रहे हो। प्रोटैगनिस्ट दर्द के मारे चिल्लाया। मास्टर ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम मोटिवेटेड हो, पर अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी चोट वाली जगह पर हाथ रखते हुए कहा कि वो सब समझ गया है, पर उसे लगता है कि मास्टर सीखने की प्रोसेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मास्टर ने जवाब दिया कि तुम खुद काफी अच्छा कर रहे हो, बस याद रखना कि महान बनने के लिए जल्दबाजी मत करना। शिनयुक ने कहा कि उसे ट्रेनिंग करते हुए 1 महीना हो गया है, पर उसे कोई प्रोग्रेस महसूस नहीं हो रही। मास्टर ने पूछा कि उसे अचानक इतना ताकतवर क्यों बनना है। उसने कहा, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप रामेन के बजाय मुझ पर ध्यान दें। अगर आप मुझे सही से नहीं सिखाने वाले तो क्या आपके पास कोई जादुई तरीका है? शायद आप मुझे कुछ एलिक्सर्स दे दें। पर इससे पहले कि वो बात पूरी करता, यूरांग ने उसके सिर पर मारा और चिल्लाए, अज्ञानी, इग्नोरेमस। वो दरअसल उसकी तारीफ कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट अपना सिर पकड़कर बर्फ पर लौटने लगा। मास्टर बोले, सिर्फ 1 महीना हुआ है और तुम्हें रिजल्ट्स चाहिए? तुम्हें लगता है कि तुम इस ताकत के साथ दुनिया जीत लोगे? एमसी गुस्से से लाल होकर उन्हें देखने लगा। मास्टर ने मुक्का तान कर पूछा, क्या और चाहिए? तुम मुझसे बहस कर रहे हो?
फिर उन्होंने एक आह भरी और कहा कि मार्शल आर्ट्स ऐसी चीज नहीं है जिसमें जल्दबाजी की जाए। वो कभी अपनी ट्रेनिंग को नजरअंदाज नहीं करेंगे, भले ही उनका ध्यान खाने की तरफ हो। प्रोटैगनिस्ट ने दांव खेला, रामेन। अब शायद मैं आपके लिए रामेन नहीं खरीद पाऊंगा, खाने की कीमतें बढ़ गई हैं। मास्टर हैरान होकर बोले, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? उसने कहा, कोई ब्लैकमेल नहीं, मैं तो बस हकीकत बता रहा हूं। शायद अब मैं ब्लैक सॉस वाले नूडल्स भी ना ला पाऊं, और जो चिप्स मैं लाता हूं वो इतने पॉपुलर हैं कि एक पैकेट मिलना भी मुश्किल होगा। यू रांग ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि लगता है उन्होंने उसका उत्साह पूरी तरह नहीं देखा था। अब वो उसे सब कुछ सही तरीके से सिखाएंगे। शिनयुक ने कहा कि ठीक है, फिर वो उनका पसंदीदा खाना लाने की कोशिश करेगा। मास्टर ने चेतावनी दी कि ट्रेनिंग अब बहुत हार्ड होगी, इसलिए बाद में शिकायत मत करना। प्रोटैगनिस्ट मान गया, ठीक है मास्टर, अब मैं आप पर ही निर्भर हूं। अगले दिन लंच के समय एमसी अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। सोरा ने सुबह उसे मैसेज भेजा था कि उसने सब कर दिया है और वो सुरक्षित तरीके से अंतास छोड़ने में कामयाब रही। उसने सोचा कि क्या कुछ और भी है जो वो नहीं जानता। वो सोरा की मदद करेगा और अपनी बेफिक्र लाइफ जीना शुरू करेगा। उसी पल यूनो और अंसु उसके पास आए। एक ने पूछा, टीचर, क्या कुछ अच्छी बात हुई है? उसने कहा कि उन्होंने तो उसे डरा ही दिया। क्या तुम लोग लंच के लिए नहीं जा रहे? सो ने बताया कि वे कैफेटेरिया जा रहे हैं, आज पनीर वाले पोर्क चॉप्स बने हैं। उसकी बहन ने कहा कि वो भी उनके साथ चलें और फिर वे सब असेंबली हॉल जाएंगे। उसे ताज्जुब हुआ कि असेंबली हॉल क्यों? सो ने पूछा, टीचर, क्या आप भूल गए कि सुबह की मीटिंग में वाइस प्रिंसिपल ने क्या कहा था? आपका स्कूल ब्रॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू होने वाला है। सोरा के मैसेज ने उसका ध्यान भटका दिया था। वो सुबह की बात बिल्कुल भूल गया था। अंशु ने बताया कि वाइस प्रिंसिपल ने कहा है कि आपका इंटरव्यू सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि आपकी इमेज बहुत अच्छी है। उसने पूछा कि ये इमेज कौन तय करता है? सो ने कहा, बेशक वाइस प्रिंसिपल। उसने पूछा कि ऐसी बात उसने कहाँ सुनी? सो ने बताया कि अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो शायद उसे बोनस भी मिल सकता है। उसने सोचा कि ये तो फायदे की बात है। सो ने उसे सवालों की लिस्ट थमा दी और बताया कि सू वीडियो शूट करेगी और एक टीचर उसे एडिट करेंगे। उसने कागज हाथ में लिया और देखा कि ये तो किसी असली शो की तरह काफी सीरियस लग रहा है। सो ने कहा कि चैनल पर पोस्ट करने से पहले प्रिंसिपल खुद इसे चेक करेंगे, इसलिए वो पूरी मेहनत करे। उसने कहा कि उम्मीद है वे साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। अब हमें लंच के लिए चलना चाहिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। बहनों ने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है। फिर सो ने रुककर कहा कि वो एक और बात बताना भूल गई। उसने पूछा, क्या? सो ने बताया कि मैं और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आपका इंटरव्यू लेंगे। हम स्क्रिप्ट के हिसाब से सवाल पूछेंगे, पर प्रेसिडेंट थोड़ी अजीब किस्म की है तो शायद वो कुछ टेढ़े सवाल भी पूछ ले। वो मुस्कुराया और बोला कि जब तक सवाल पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं है तब तक सब ठीक है। सो ने उसे चेतावनी दी कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, अगर कुछ प्लान के मुताबिक ना हो तो वो फिक्र ना करे। वो हंसा और बोला, ठीक है, हम इसे अच्छे से शूट करेंगे। उसने सोचा कि उसके जमाने में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट किसी काल्पनिक जीव की तरह रहस्यमयी होते थे। वो उससे मिलने के लिए बेताब था। इसी बीच किम सियोन अपने हाथों में तलवारें लिए बोल रही थीं, सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर शिनहुक। मैंने सुना है कि वो बहुत ताकतवर है। दिलचस्प है, देखूं तो सही वो कैसा है। ज्यादातर हंटिंग स्कूल्स के स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं। वे अपना ज्यादातर समय स्कूल में बिताते हैं, पर छुट्टियों में बच्चे घर वापस जाते हैं। जाहिर है, माता पिता अक्सर अपने बच्चों की स्कूल लाइफ में काफी दिलचस्पी रखते हैं। सुरक्षा कारणों से बच्चों को वीकेंड पर हॉस्टल छोड़ने की इजाजत नहीं होती। बहुत से लोगों का मानना है कि हंटर स्कूल्स स्टूडेंट्स की आज़ादी पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगाते हैं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन ने एक वीडियो होस्टिंग साइट पर अपना एक चैनल खोल दिया। बेशक ये बदलाव तुरंत लागू नहीं हुआ और उनके स्कूल को एक गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया गया। प्रोटैगनिस्ट ने दरवाजा खोला, एक लंबी आह भरी, और सोचा कि नॉवल में तो कहीं भी वीडियो होस्टिंग साइट के चैनल का कोई जिक्र नहीं था। उसे लगा था कि ये पल शायद अपने आप ही कहीं गायब हो जाएगा, पर पता चला कि उसे खुद इस चैनल के लिए एक इंटरव्यू देना होगा। जब वो कमरे में पहुंचा तो लीडिंग टेक्निकल स्पेशलिस्ट मिनी वी ने नोटिस किया कि वो वक्त से पहले आ गया है। उसने उसे ग्रीट किया और कहा कि उसे उम्मीद है कि वे साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। वो लड़की थोड़ा झिझकते हुए मुस्कुराई और अपने बाल ठीक करते हुए बोली कि वो बस अभी एडिटिंग कर रही थी। वो हंसा और बोला कि वो थोड़ा नर्वस है क्योंकि ये उसका पहला इंटरव्यू है। वैसे उसे नहीं पता था कि वो एडिटिंग भी करती है। ये तो वाकई कूल है। जी ने तालियां बजाईं और कहा कि इसमें क्या बात है, डायरेक्टर ने बस उससे ये करने को कह दिया क्योंकि वो एक टेकी है। उसे लगा कि वो वैसे भी काफी बिजी होगी।
उसने आगे कहा कि इसके कोई पैसे नहीं मिलते, इसलिए वो इसे जल्दी खत्म करके घर जाएगी। शायद अगर वीडियो को अच्छे व्यूज मिले तो उसे बोनस मिल जाए। उसने सोचा कि यही वजह है कि नॉवल में वीडियो होस्टिंग सर्विस का जिक्र नहीं किया गया था। सू ने फिर कैमरा सेट किया और कहा कि सब तैयार है। उसकी बहन मुस्कुराई और बोली कि शानदार, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी बिल्कुल सही समय पर आई है। गी ने अपना हाथ हिलाया और कहा कि वे यहाँ आ गए हैं। एमसी ने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की तरफ देखा। वो आगे बढ़ी और सबको जमा देखकर हेलो कहा। उसने सोचा कि इसकी हाइट कितनी है। ये 170 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा लंबी है और काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। इसे देखकर कोई भी तुरंत मान लेगा कि यही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। उसे हैरानी हुई कि इस कैरेक्टर का नॉवल में कहीं कोई जिक्र नहीं था। फिर वो प्रोटैगनिस्ट के पास आई और बोली, हेलो, आप टीचर शिन्युक है ना? उसने कहा कि वो बहुत हैंडसम है और वो इस इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद है कि वे मिलजुल कर रहेंगे। मेन कैरेक्टर मुस्कुराया, हाथ हिलाया और कहा कि वो भी यही चाहता है। उसने सोचा कि इसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और ये काफी नॉर्मल लग रही है। उसे इसमें कोई भी अजीब बात नजर नहीं आई, जैसा सू ने पहले बताया था। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हुआ और सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। सीओ लगातार उसके लुक्स की तारीफ कर रही थी, जिससे माहौल का तनाव जल्दी ही खत्म हो गया और सब काफी आरामदायक हो गया। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट ने कहा कि उसे बहुत दुख है, पर अब और कोई सवाल नहीं बचे हैं। अब टीचर कांग को घर भेजने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज लंच के बाद उनकी कोई क्लास नहीं है। उन्होंने उसे रोक कर रखने के लिए माफी मांगी। वो थोड़ा अजीब तरह से मुस्कुराया और सोचा, क्लोजिंग स्पीच? क्या इंटरव्यू अब खत्म हो रहा है? उसने कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसे भी दुख है कि इंटरव्यू खत्म हो रहा है। ये सब स्टूडेंट्स की भलाई के लिए ही किया गया है, पर वो फिर भी स्कूल से कहेगा कि उसे इस एक्स्ट्रा काम के लिए पेमेंट दी जाए। उसने मुस्कुराते हुए थम्स अप किया और सो हैरान रह गई। क्या? वो हंसा और बोला कि ये बस एक मजाक था। जी ने अपने मुस्कुराहट छुपाई और कहा कि वो भी एक्स्ट्रा पेमेंट की रिक्वेस्ट करेगी। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने उसे पास बुलाया और उसने पूछा कि क्या बात है। उसने पूछा, क्या आपने कहा कि आपको दुख है? उसे यकीन था कि अगर ये ऐसे ही खत्म हो गया तो ऑडियंस भी काफी निराश होगी। उसने कहा कि वो जानती है कि ये एक अचानक की गई रिक्वेस्ट है, पर क्या वो प्लीज उसके साथ एक डुएल कर सकते हैं? जीवी थोड़ा झिझकते हुए मुस्कुराई और कहा कि ये काफी अचानक है। सो ने भी हामी भरी कि ये वाकई बहुत अचानक है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वे यहीं खत्म करेंगे। क्या यही वो अजीब हिस्सा है जिसके बारे में सो बात कर रही थी? जीवी ने सियोन को टोकते हुए कहा, प्रेसिडेंट, आपने इस बारे में टीचर को पहले नहीं बताया था। उसने जवाब दिया कि टीचर कांग को दुख था कि इंटरव्यू खत्म हो रहा है, इसलिए उसने इसे ठीक करने का फैसला किया। उसने अचानक शॉक देने के लिए माफी मांगी, पर उसे लंबे समय से डुएल्स में दिलचस्पी थी और वो इत्तेफाक से उनके स्वॉर्ड्समैनशिप के टीचर हैं। एमसी ने सोचा कि सियोन का कोई बुरा इरादा नहीं लग रहा है। तभी सो ने कैमरा स्क्रीन की तरफ देखा और कहा कि हमें इसका अंत शूट करना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने कहा, एक मिनट रुको, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सो ने पूछा, क्या आप वाकई बिना किसी तैयारी के डुएल के लिए मान रहे हैं? उसने कंफर्म किया। क्या उसने तलवारें तैयार की हैं? सियोन ने जवाब दिया, बेशक, मेरे पास ट्रेनिंग के लिए 2 लोहे की तलवारें हैं। उसने पूछा कि वो इन्हें यहाँ कब ले आई? उसने जवाब दिया कि उसने तलवारें पहले से तैयार रखी थीं कि अगर कभी मौका मिले तो काम आए। वो टीचर की बहुत शुक्रगुजार थी। उसने एक गहरी आह भरी और सोचा, एक स्टूडेंट के साथ डुएल। शिन्युक के पास पहले से ही काफी अच्छी फिजिकल स्किल्स थीं, पर अब उसे मास्टर यूरांग सिखा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो खुद भी अभी एक स्टूडेंट ही है। ये देखने का अच्छा मौका था कि उसकी प्रोग्रेस कैसी है। सो ने जीवी की तरफ देखा, जो काफी चिढ़ी हुई लग रही थीं, और उसे एहसास हुआ कि उन्हें यहाँ अभी काफी समय रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पॉपकॉर्न तैयार कर लिए और देखने के लिए रेडी हो गए। सियोन ने अपने बालों की पूनीटेल बनाई और शिन्युक ने सोचा कि सच कहूं तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। टीचर जैन के साथ लड़ाई के बाद उसे एहसास हुआ कि हंटर्स की क्वालिटी उसकी सोच से काफी कम है। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका ध्यान न भटके। अगर उसके मास्टर यहाँ होते तो वे पक्का उसे टोकते। हाँ, उसका विरोधी एक स्टूडेंट है, पर वो एक सीनियर है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। वो ढिलाई नहीं बरत सकता। उसे लगा कि सियोन अभी एक हंटर के बिगिनर लेवल पर है। उसने उंगलियों से इशारा किया और उसे पहले हमला करने को कहा। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और उसे हमले के लिए तैयार रहने को कहा। अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ी। सू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाकर कहा, वाह, कितनी तेज है। उसकी बहन भड़क गई कि उसे ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी तरफ आती स्टूडेंट को देखा और सोचा कि वो फर्स्ट ईयर के बच्चों से तो पक्का काफी तेज है, पर उसने कुछ असामान्य नोटिस किया।
उसे लगा था कि सियोन उस पर एक तिरछा प्रहार करेगी, क्योंकि तलवारबाजों के लिए यही बेसिक है, पर उसने हमला करते वक्त खुद को नीचे झुका लिया, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगले ही पल उसने अपना सिर एक तरफ झुकाकर तलवार को चकमा दिया और सोचा कि कोई मामूली स्टूडेंट होता तो अब तक घबराकर पीछे हट गया होता। फिर प्रेसिडेंट ने पीछे छलांग लगाई और दोबारा तलवार घुमाई। एमसी ने फिर चकमा दिया और सोचा कि अब वो ऊपर की तरफ प्रहार कर रही है, बुरा नहीं है। वो लगातार हमले करती रही। उसने उसके हमलों को ब्लॉक किया और चकमा दिया। अगले ही पल वो चिल्लाई, आप कब तक बचते रहेंगे? उसने फिर चकमा दिया और अपने मास्टर की बातें याद की, जो हंसते हुए चिल्लाते थे कि ट्रेनिंग बहुत थका देने वाली होगी। उसने सोचा कि मास्टर ने पीट पीट कर उसकी सारी कमियां निकाल दी थीं। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके भी स्टूडेंट के हमले से आसानी से बच सकता था। फिर उसने कहा, सियोन, तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुक रहा है। तुम हमले पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हो। वो चिल्लाई कि उसने अभी तक अपना सब कुछ नहीं दिखाया है। उसने फिर तलवार घुमाई, पर प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे पहुंच गया और बोला, क्या होगा अगर तुम पर दूसरी तरफ से हमला हो? क्या तुम उसे संभाल पाओगी? उसे याद आया कि मास्टर ने उसे कैसे कहा था कि अज्ञानी बेवकूफ, मैं तुम्हें अब तक 5 बार मार चुका होता। अगर तुम अपने हाथों और पैरों में इतनी ताकत लगाओगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे। उसने सोचा कि वो सब याद करके ही वो कांप उठता है। मास्टर उसे कब का काट चुके होते, पर उनका नेचर ऐसा है कि वे उसे पीटने का मौका ढूंढते थे। इसके बाद उसने तलवार पकड़ने वाले हाथ की तरफ इशारा किया और कहा कि वो अपने हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा ताकत लगा रही है, जिससे वो जल्दी थक जाती है। अगर वो अपने कंधों का इस्तेमाल करना शुरू करेगी तो उसके हमले बहुत बेहतर होंगे। उसने हैरानी से अपने हथियार को देखा और फिर तलवार को और भी कॉन्फिडेंस से पकड़ा। उसने सोचा कि उसने उसकी सलाह कितनी जल्दी मान ली। सिर्फ तकनीक सही करने से ही उसका पूरा माहौल बदल गया। प्रेसिडेंट वाकई बाकी स्टूडेंट से काफी अलग है। फिर उसने अपनी तरफ इशारा किया और कहा, सियोन, अब मैं हमला करूंगा, खुद को तैयार कर लो। जी ने कांपते हाथों से पॉपकॉर्न उठाए और खाए। एमसी ने कहा कि वो आ रहा है और हमले के लिए बढ़ा, पर अगले ही सेकंड सियोन ने उसे रुकने को कहा। वो वहीं जम गया और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है टीचर, क्या वो माना इस्तेमाल कर सकती है? बेशक, वो इसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करेगी। उसने अपनी गर्दन खुजलाई और बोला, वाह, स्टूडेंट्स के पास भी माना का एक्सेस है। उसने समझाया कि सेकेंड ईयर के अंत में वे पोर्टल्स पर जाना शुरू कर देते हैं। वो माना के साथ काम करने की आदी हो चुकी है। वाकई, ग्रेजुएशन से पहले स्टूडेंट्स स्कूल टीचर्स और हंटर्स की निगरानी में एफ और ई रैंक के पोर्टल्स पर जाना शुरू कर देते हैं। उसे यकीन था कि उसका माना लेवल कम होगा, फिर भी ये काफी इंप्रेसिव था। उसने सियोन और बाकी बच्चों की स्पीड में फर्क नोटिस किया। वो देखना चाहता था कि वो क्या कर सकती है। फिर वो राजी हो गया कि वो माना इस्तेमाल कर सकती है। उसने अपनी तलवार सामने रखी और माना रिलीज करते हुए उसे शुक्रिया कहा। उसने सोचा कि टीचर जैंग के साथ हुए डुएल के दौरान उसे कभी भी माना का असली इस्तेमाल देखने का मौका नहीं मिला था। अब उसके पास माना के खिलाफ अपनी ताकत को टेस्ट करने का एक बेहतरीन मौका था। उसने देखा कि प्रेसिडेंट उसके पास से तेजी से गुजरी और फिर अपनी तलवार उसकी तरफ तानी, पर उसके पास अपना हथियार आगे बढ़ाकर उसके हमले को ब्लॉक करने के लिए पूरा समय था। उसने महसूस किया कि उसके हाथों में झंझनाहट हो रही है। बिना इंटरनल एनर्जी के उसके लिए ये मुकाबला थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उस लड़की ने अपने हथियार में माना तो नहीं भरा था, पर उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी बढ़ गई थीं। ये यकीन करना वाकई मुश्किल था कि एक स्टूडेंट सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए इतनी बड़ी मात्रा में माना हासिल कर सकती है। इस दुनिया में माना शरीर में तब जमा होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को हराते हैं, पर यहां माना अनिश्चित काल तक जमा नहीं होता, बल्कि हर इंसान की क्षमता उसकी स्किल्स के हिसाब से होती है। मास्टर कहते थे कि माना भी इंटरनल एनर्जी जैसा ही है। उन्होंने शिन युग के शरीर में पहले से मौजूद माना को पूरी तरह इंटरनल एनर्जी में बदल दिया था। उसे पूरा भरोसा था कि यह नॉर्मल माना से कहीं ज्यादा असरदार है। हालांकि एक टीचर के तौर पर अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उसे उस स्टूडेंट को बिना इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल किए ही हराना था। कुछ हमलों के बाद वो एक पैटर्न देख पा रहा था। उसने फिर से हमला किया और वो लगातार चकमा देता रहा। उसने कहा कि हंटर्स के साथ यही दिक्कत है कि उनके तलवार के हमले बहुत ही सिंपल और अंदाजा लगाने लायक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कम बुद्धि वाले मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। यही वजह है कि हंटर्स तेज दिमाग वाले मॉन्स्टर्स को मुश्किल से संभाल पाते हैं। उसे सियोन की तरफ देखना था। वो अब पूरी तरह थक चुकी थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसने आगे कहा कि अब उसकी रफ्तार काफी कम हो गई है और वो उसके अगले हमले का आसानी से अंदाजा लगा सकता है। वो फिर से आगे बढ़ी और अपनी तलवार की मूठ को हाथ में घुमाया। शिनयोक संभल गया कि वो अब उल्टी दिशा से वार करने की कोशिश कर रही है। परिणाम पहले से जानते हुए वो एक तरफ हट गया और सियोन सीधे फर्श पर जा गिरी। उसने कहा कि प्रहार करने के लिए दूरी बहुत कम थी। वो वहीं बैठ गई और अपने छिले हुए घुटने को पकड़ लिया। अगले ही पल प्रोटैगनिस्ट ने अपनी तलवार उसकी तरफ तानी और उसे एहसास हो गया कि वो हार चुकी है।
उसने उसे देखा और सोचा कि वो काफी परेशान लग रही है। ये स्टूडेंट वाकई बहुत कॉम्पिटिटिव है। उसने कहा, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पर तुम्हारी स्पीच तो अच्छी थी, पर तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ही सिंपल है। उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, माना तुम्हारी शारीरिक क्षमताओं और ताकत को बढ़ाने के लिए तो अच्छा है, पर अगर तुम हर वक्त माना पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को निखारोगी तो तुम और भी बेहतर बनोगी। सियोन ने उसका हाथ थामा और शुक्रिया अदा किया। उसने उसकी वाकई बहुत मदद की थी। तभी जी अचानक कांपने लगी और चिल्लाई, धत तेरी की। सो ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ टीचर? जी ने जवाब दिया, अगर ये चैनल बढ़ता गया तो मुझे हमेशा देर रात तक यहाँ रुकना पड़ेगा। इंटरव्यू पोस्ट होने के एक हफ्ते बाद सब कुछ बहुत थका देने वाला हो गया था। एमसी क्लास में आया और उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट सुनने लगा जो उससे 10 शीट्स पर ऑटोग्राफ मांग रहे थे। उसने जवाब दिया कि उसके पास कोई ऑफिशियल ऑटोग्राफ नहीं है। उन्होंने कहा कि बस अपना नाम ही लिख दीजिए। इस सारी अफरा तफरी की वजह वो वीडियो था जिसमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ उसका ड्यूअल दिखाया गया था। उसने एक और ऑटोग्राफ साइन करते हुए आह भरी और सोचा कि वो अपने खाली समय में एक अच्छा ऑटोग्राफ सोचेगा। उसने कहा कि वो ये ऑटोग्राफ खत्म करेगा और फिर वे तुरंत वार्म अप के लिए जाएंगे। वे अपनी तैयारी पूरी रखें। ली जेनसू, तुम्हें स्ट्रेचिंग के लिए जाना चाहिए। इसके बाद उसने उसे ऑटोग्राफ थमाया और पूछा कि क्या ये ठीक है। जिनसू ने ऑटोग्राफ देखा और खुशी खुशी शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि आपने ऑटोग्राफ बहुत अच्छा सोचा है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि अब वार्म अप शुरू करना चाहिए। जिनसू, कम कमांड संभालो। उसने हाथ उठाकर अटेंशन चिल्लाया। हालांकि आर्थिक रूप से कुछ भी नहीं बदलने वाला था, उसे इस वीडियो के लिए एक पैसा भी नहीं मिलने वाला था। वो अपने रोज के कामों में लग गया, पर यह पूरी तरह भूल गया कि इंटरनेट एक असली जंगल है। एक दिन उसने कमेंट्स पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था, क्या ये लड़ाई सच में असली है? किसी ने लिखा कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो है। कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है, ये तो एक होने वाले हंटर और स्कूल टीचर के बीच की मामूली लड़ाई है। पर किसी ने गौर किया कि टीचर ने तलवार के अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं किया। वो वाकई लाजवाब है। वीडियो में दिख रही लड़की मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की चैंपियन है। लोग पूछ रहे थे, ये शिन्यूक आखिर है कौन? मैंने उसे पहली बार देखा है। क्या उसने खुद अभी ग्रेजुएशन पूरी की है? ये सवाल प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में बार बार गूंजने लगा। उसने हैरानी में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसने सोचा कि अगर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इतनी होनहार हंटर थी तो नॉवेल में उसका जिक्र कभी क्यों नहीं आया? यहां तक कि हीरो के ग्रेजुएशन के बाद भी सियोन कभी नजर नहीं आई। उसी पल पार्क सुक उसके पास आया और पूछा कि वीडियो स्टार बनकर कैसा लग रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने हंसते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। पार्क सुक ने कॉफी का मग उसके पास रखा और कहा, फेमस होना अच्छी बात है, इतना शर्माओ मत टीचर कांग। शिन्यूक ने हंसते हुए कॉफी के लिए शुक्रिया अदा किया। उसने बताया कि शुरू में तो ये पॉपुलैरिटी अच्छी लगी, पर अब थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है। यानसुक हंसे और बोले कि शिन्यूक की पर्सनैलिटी अच्छी है, पर वो बहुत शांत रहता है, जबकि अपनी लुक्स के साथ उसे सेलिब्रिटी होना चाहिए। एमसी ने कहा कि उसका मजाक ना उड़ाएं, वो बस एक शांत लाइफ चाहता है। उसने कॉफी का घूंट भरा और सोचा कि आज उसकी लाइफ शांत नहीं रहने वाली। प्रोटैगनिस्ट हैरान था। आपका क्या मतलब है? उन्होंने बताया कि यहाँ आते वक्त उन्हें वाइस प्रिंसिपल मिले थे और उन्होंने शिन्यूक को बुलाया है। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से पूछा, वाइस प्रिंसिपल? उन्हें मुझसे क्या चाहिए? उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता, शायद वे सैलरी बढ़ाना चाहते हो। वे अभी अपनी लैब में होंगे। एमसी अपनी सीट से उठा और बोला, एक्स्ट्रा पैसे मिलना तो अच्छी बात है, मैं जाता हूं। टीचर ने पीछे से मजाक किया कि अगर बोनस बड़ा मिला तो सोजू पार्टी उनकी तरफ से होगी। गलियारे में चलते हुए प्रोटैगनिस्ट को कुछ अजीब महसूस हुआ। बोनस का ऐलान आमतौर पर मीटिंग में सबके सामने होता है, लैब में अकेले नहीं। इस जरूरत से ज्यादा ध्यान की वजह से वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा फिक्र वाइस प्रिंसिपल के बुलावे की थी। वो लैब के बाहर खड़ा हुआ और दरवाजा खटखटाया। उसे याद आया कि वाइस प्रिंसिपल किम मानडोंग कोरिया के 10 एस रैंक हंटर्स में से एक थे। जब प्रोटैगनिस्ट अंदर पहुंचा तो मानडोंग ने कहा कि इंटरव्यू के बाद वे पहली बार मिल रहे हैं और उन्हें खुशी हुई। शिनयूक ने झुककर ग्रीट किया और सोचा कि इंटरव्यू के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। मानडोंग ने चाय पूछी, पर उसने मना कर दिया और कहा कि उसे क्लास की तैयारी के लिए जल्दी जाना होगा। वाइस प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर सीधे मुद्दे पर आते हुए एक बैग की तरफ इशारा किया और कहा, ये सब तुम्हारा है। प्रोटैगनिस्ट ने देखा तो वो बैग चिट्ठियों से भरा था। उसने एक लेटर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है ये फैंस के लेटर्स हैं। मानडोंग हंसे और बोले कि अगर चाहो तो एक पढ़कर देख लो। सियोन के साथ हुए ड्यूएल के वीडियो ने सबको इम्प्रेस किया है। ये लेटर्स दूसरे स्कूलों और बड़े गिल्ड्स के एक्टिव हंटर्स की तरफ से हैं। वीडियो का मकसद प्रमोशन था, पर इसने गिल्ड का ध्यान बहुत ज्यादा खींच लिया। टीचर कॉन्ग से मुकाबला करना किसी भी विज्ञापन से ज्यादा असरदार होगा। उसने सोचा, ये तो पागलपन है, इतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी।
पर वाइस प्रिंसिपल ने आगे जो कहा वो चौंकाने वाला था। इन सभी 923 लेटर्स का मजमून एक ही है, वे सब तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने लेटर देखते हुए पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो रही? मानडोंग ने कहा कि गलती तुम्हारी नहीं है, बस सब तुम्हारी शोहरत छीनना चाहते हैं। शायद ये बात भी असर कर रही है कि तुमने हंटर स्कूल से पढ़ाई नहीं की है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि इन सबको ये बात कैसे पता चली। मानडोंग ने बताया कि कुछ टीचर्स शिनयुक को पसंद नहीं करते और उन्हीं में से किसी ने ये जानकारी फैलाई है। समस्या ये थी कि इंटरनेट पर नेगेटिव कमेंट्स सारी हदें पार कर रहे थे। कुछ लोग लिख रहे थे कि ये लड़ाई फिक्स थी और सियोन की काबिलियत पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उसे अपनी पिछली लाइफ याद आई जब वो एक मामूली लेखक के तौर पर उसे बेइज्जती सहनी पड़ती थी। हेटर्स इस दुनिया में भी मौजूद थे। एक टीचर के तौर पर उसे ये सब रोकना था, क्योंकि अगर इंटरव्यू प्लान के मुताबिक गया होता तो ये सब कभी नहीं होता। वाइस प्रिंसिपल ने अंत में कहा कि शायद अब उन्हें अपना वीडियो होस्टिंग चैनल बंद करना पड़ेगा, जो कि काफी दुखद है। उन्होंने ये सब इसलिए शुरू किया था ताकि बच्चों के माता-पिता उनकी स्कूल लाइफ देख सकें, पर अंत में उनमें से कुछ को नुकसान पहुंच रहा है। वो इस बारे में क्या करने वाला है? एमसी ने अपने हाथ में उस लेटर को भींचा और कहा कि उसे लगता है कि अब इन शक के घेरों को साफ करने का समय आ गया है। मानडोंग ने पूछा कि क्या वो जान सकता है कि वो आखिर आगे कैसे बढ़ने वाला है। उसने जवाब दिया, ये बहुत सिंपल है वाइस प्रिंसिपल। मुझे पूरा यकीन है कि इन सभी हेटर्स के बीच ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ड्यूअल के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। मैं ड्यूअल के लिए सिर्फ उन्हीं हंटर्स को चुनूंगा जो काफी मशहूर और पॉपुलर हैं। वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या उसे अपनी जीत पर भरोसा है। भेजने वालों में बहुत सारे ए रैंक हंटर्स हैं, वो चाहे तो उन्हें मना कर सकता है क्योंकि उनके रैंक्स आपस में मैच नहीं करते। प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें गंभीरता से देखा और जवाब दिया, यही सबसे अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ ए रैंक के प्रतिनिधियों को ही चुनूंगा। मानडोंग ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि सबसे ताकतवर उम्मीदवारों को हराने के बाद कमजोर वाले अपने आप ही हट जाएंगे। उसने मुक्का भींचा और कहा, यह थोड़ा क्रूर है पर यही सच है। हमें हकीकत देखनी होगी। मैं किसी भी तरह इन सभी उम्मीदवारों को अकेले नहीं संभाल सकता। डेप्यूटी ने कहा, बेहतरीन। वैसे टीचर शिन्युक, आपके साथ स्पारिंग करने के विचार के बारे में आपका क्या ख्याल है? शिन्युक हैरान रह गया। क्या ये बूढ़ा पागल हो गया है? उसने सोचा, लगता है ये मुझे ठीक से समझ नहीं पाए। फिर उसने कहा कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, और मन ही मन सोचा, क्या ये बूढ़ा सच में सठिया गया है? डेप्यूटी ने कहा कि उन्होंने सब सुन लिया है। फिर उसने सोचा, क्या वो सही नहीं है? एक बी रैंक वाला एस रैंक से कैसे लड़ सकता है? मानडोंग ने जवाब दिया कि वो समझ सकते हैं कि शिन्युक उन्हें पागल क्यों समझ रहा है। उन्होंने टीचर जैंग के साथ उसका ड्यूअल देखा था। सच तो ये है कि उन्हें यकीन था कि शिन्युक हार जाएगा, पर उसने उन्हें चौंका दिया। इसके अलावा उन्हें लगा कि उसने अभी तक अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई है। उसके बर्ताव को देखकर लगता है कि वो ए रैंक हंटर्स या उससे भी ऊंचे लेवल को संभालने का भरोसा रखता है। प्रोटैगनिस्ट को यकीन था कि ऐसी बात नहीं है, उसे सिर्फ ए रैंक हंटर्स का सामना करने का भरोसा है। वाइस प्रिंसिपल अच्छी तरह जानते हैं कि एस रैंक से सब कुछ बदल जाता है। असल में कोरिया में केवल 1000 के करीब ए रैंक हंटर्स हैं, इसलिए उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। टीचर जैंग ने सिर्फ ए रैंक होने का दावा किया था, पर वो था नहीं। बेशक उस बूढ़े मास्टर यूरांग की सबकों की बदौलत वो और भी मजबूत हो गया है, और हंटर्स और मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच के अंतर को देखते हुए उसे भरोसा है कि वो ए रैंक को संभाल सकता है। हालांकि एस रैंक की बात अलग है। पूरे देश में केवल 10 लोग हैं और दुनिया भर में 100 से भी कम। एस रैंक के जादूगरों को स्ट्रेटेजिक हथियारों के बराबर माना जाता है। जो हंटर्स अलग अलग एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सुपर ह्यूमन कहा जाता है। मानडोंग अभी भी एस रैंक के सबसे ताकतवर प्रतिनिधियों में से एक है। नॉवल में एक हिस्सा है जिसमें जियोंग वाइस प्रिंसिपल को चुनौती देता है और जाहिर है उनसे हार जाता है, या यूं कहें कि उसे मक्खी की तरह मसल दिया जाता है। बेशक मेन कैरेक्टर के उलट, जो सिर्फ इंटरनल एनर्जी से जुड़ी स्किल्स सीखता है, वो सीधे एक मास्टर से मार्शल आर्ट सीख रहा है। मास्टर ने उससे कहा था कि एलेक्जर्स और आध्यात्मिक पौधे खाने से कहीं बेहतर ये ट्रेनिंग है। हालांकि वो कितना भी सोच ले, वो एक एस रैंक हंटर को नहीं हरा सकता था। अगले ही पल डेप्यूटी डायरेक्टर ने उसे पुकारकर उसके ख्यालों से बाहर निकाला। प्रोटैगनिस्ट ने माफी मांगी। उसे अपनी कही बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर मानडोंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे बस इस बारे में सोचने को कहा, क्या इन अनजान ए रैंक हंटर्स के बजाय उनसे ड्यूअल करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मुकाबले के बाद वो खुद ऐलान कर देंगे कि शिन्युक काबिल है। फिर कोई भी लड़ाई के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजेगा।
वे इस मसले को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। एमसी ने पूछा, क्या आप सीरियस हैं? उन्होंने जवाब दिया, बेशक। अगर तुम किसी उम्मीदवार से हार गए तो मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर पाऊंगा। मुझसे ये उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे हरा दोगे। मेरे ऊपर बस एक वार कर देना ही काफी होगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, एक हिट? ये तो नामुमकिन शर्त है। उसने पढ़ा था कि मानडोन का शरीर ऑरोरा स्वॉर्ड के हमले को भी पीछे धकेल सकता है। वाइस प्रिंसिपल ने नोटिस किया कि वो उनकी सोच से ज्यादा डरपोक है। फिर उन्होंने अपने हाथ बांधे और पूछा, मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम सफलतापूर्वक एक हमला करने में कामयाब रहे तो तुम्हें उस 3 हफ्ते की ट्रेनिंग से छूट मिल जाएगी जो नए टीचर्स को स्कूल की छुट्टियों के दौरान करनी पड़ती है। प्रोटैगनिस्ट हैरान था। छूट? फिर वाइस प्रिंसिपल ने जोड़ा, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? उस 3 हफ्ते की ट्रेनिंग में दूसरे टीचर्स के साथ घुलना मिलना पड़ता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसे इंसान के लिए, जिसने हंटर स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं की है, ऐसा प्रोग्राम किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। और हां, इस दौरान तुम्हें सैलरी भी पूरी मिलेगी। एमसी दंग रह गया। 3 हफ्ते की पेड लीव? उसने पूछा कि उसने सुना है कि ये ट्रेनिंग हंटर एसोसिएशन आयोजित करती है। क्या वे सच में उसे छूट दे सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि एक आउटस्टैंडिंग टीचर्स प्रोग्राम है। वे बस ट्रेनिंग से छूट पाने ही वाले हैं। तो क्या वो इसमें दिलचस्पी रखता है? प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, बेशक। 3 हफ्ते की पेड लीव। मांडोंग ने आगे कहा, अगर हम चाहते हैं कि इसे बहुत से लोग देखें तो हमें ड्यूल के लिए सबसे अच्छा समय चुनना होगा। अगले हफ्ते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसलिए ये लड़ाई 1 महीने बाद होगी। शिन्युक ने गौर किया कि तब तक छुट्टियां नजदीक आ जाएंगी। उन्होंने कहा, सही कहा, पर अगर तुम तय समय पर आए और लड़ने से मना कर दिया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। एमसी ने वादा किया कि वो अपनी बात पर कायम रहेगा। मांडोंग ने एक आह भरी और कहा, बेहतरीन, मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। अब तुम क्लास के लिए जा सकते हो। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट ने दरवाजा बंद किया और सोचा, 1 महीना? मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं ड्यूल के दौरान मानडोंग पर हमला कर सकूं। पहली नजर में उनकी शर्तें बहुत अच्छी लग रही थीं, पर अगर सोचो तो समझ आता है कि ये कितना पागलपन है। अगर ये मुरिम होता तो मानडोंग कम से कम एक एब्सोल्यूट मास्टर होते। यहां तक कि वज्र बलवान भी ताकत में उनका मुकाबला नहीं कर पाते। और मुझ जैसे हंटर को, जो टॉप लीग में भी नहीं है, इस मॉन्स्टर पर कम से कम एक बार करना होगा। ये तो आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा कि वो कह सकता है कि उसने शैतान के साथ सौदा किया है, पर कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। उसका मकसद अभी भी एक आरामदायक लाइफ जीना है, पर वो ये जानते हुए चैन से नहीं सो पाएगा कि उसके कामों ने किसी की लाइफ पर बुरा असर डाला है। अगले ही सेकंड उसके सामने एक सिस्टम विंडो आई जिसमें लिखा था कि एक एक्स्ट्रा चैप्टर खुल गया है, शिनहुक, वाइस प्रिंसिपल का ट्रेनर, टेमर। उसने सोचा, वाइस प्रिंसिपल का ट्रेनर, क्या टाइटल है, पर फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा कोई चैप्टर है तो मुझे यकीन है कि मैं उन पर एक बार जरूर कर पाऊंगा। मुझे पक्का पता है कि मास्टर कोई ना कोई रास्ता जानते होंगे। थोड़ी देर बाद मास्टर यूरांग ने सख्ती से कहा कि यह नामुमकिन है। पागल एमसी घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाया कि वो उन्हें मना ना करे, उन्हें उसकी मदद करनी ही होगी। मास्टर ने जवाब दिया कि अगर उसकी तरफ कोई ड्रैगन भी हो तब भी वो कामयाब नहीं होगा। तलवार उसे क्या कहते थे? प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, ऑरोरा स्वॉर्ड। बूढ़े मास्टर ने कहा कि इस तलवार की ताकत स्वॉर्ड डांस स्किल के बराबर है। इसका मतलब है कि उसे उस स्किल को मास्टर करना होगा जिसे उनकी भाषा में ऑरा कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने साफ किया, स्वॉर्ड ऑरा। मास्टर ने हामी भरी। उन्होंने कहा कि हर चीज की एक सीमा होती है। वो अपने विकास के शिखर पर बैठे एक एब्सोल्यूट मास्टर को कैसे हराएगा? अपनी मौजूदा हालत में वो ज्यादा से ज्यादा उनके सीने के कुछ बाल ही काट सकता है। चाहे वो कितने भी एम्पलीफायर्स इस्तेमाल कर ले, काम नहीं बनेगा। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से पूछा, मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह के एम्पलीफायर्स? मास्टर चिल्लाए, वही जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं, स्पिरिचुअल हर्ब्स या एलिक्सिर्स। हालांकि 300 साल पुरानी जिनसेंग की जड़ें किसी को स्वॉर्ड ऑरा के बराबर ताकत दिलाने में मदद कर सकती हैं। शिनहुक ने कहा, बस यही चाहिए था। अगले ही पल मास्टर ने उसके सिर पर एक मुक्का जड़ा और चिल्लाकर कहा कि वो ऐसा सोचे भी नहीं। वो एक एब्सोल्यूट मास्टर जितना मजबूत तो नहीं बनेगा, पर शायद एक वार करने के काबिल हो जाए। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया और बोला, एक वार ही तो मुझे चाहिए, एक वार मेरे लिए काफी है। फिर उसने मुस्कुराकर मास्टर को शुक्रिया कहा और बोला कि अब उसे वापस जाना होगा। युरांग ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया कि उसे 3 जिनसिंग की जड़ें चाहिए और ये सस्ती नहीं आती। मास्टर ने पूछा कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा।
वो पोर्टल की तरफ बढ़ा और चिल्लाकर बोला, बाहर की दुनिया में पैसा ही सब कुछ चलाता है। अगले हफ्ते नया प्रेसिडेंट